Hello friends, welcome to Chetan Malik classes. Myself CACS Chetan Malik and I am here to present you CA Intermediate Group 1 classes free of cost up to a certain extent. मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ CA Intermediate Group 1 की क्लासेस एक कुछ एक्सटेंट तक आप लोग फ्री में एंजॉय कर सकते हैं. रिविजनरी वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए, बट उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें. वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक करें, कमेंट करें. आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं आपके प्रति और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए. मैं CACS चेतन मलिक आपके लिए CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में टैक्स की वीडियोस लेकर आऊंगा और CA शिवाली अग्रवाल मैम आपके लिए लॉ की वीडियोस लेके आएंगी. सो प्लीज गाइज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड ये ध्यान रखिएगा ये सारी वीडियोस नवंबर 19 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, उससे आगे के लिए एप्लीकेबल नहीं है. और इस क्लास से पुरानी जितनी भी क्लासेस हैं, इस क्लास से पिछली, अगर आप क्लास नंबर 50 देख रहे हैं तो क्लास नंबर 1 to 49 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा. सेकेंडली, अगर आपको बुक्स और पेन ड्राइव परचेज करनी है तो आप 8010152153 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं. मैं रिपीट करता हूं, नंबर इज 801080-152-153 8010152153 पर कॉल कर सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं. बुक्स और पूरी क्लासेस पेन ड्राइव में अगर आपको चाहिए, कलर्ड बुक्स जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे बैच के दौरान, वो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं. सो गॉड ब्लेस यू. CA फाउंडेशन रिजल्ट क्लियर करने के लिए एक बार में कॉन्ग्रेचुलेशंस. अब हमारी जर्नी आज से CA इंटरमीडिएट क्लासेस की स्टार्ट होगी. याद रखना, बेल आइकन दबाना मत भूलना. सारी वीडियोस आप तक आती रहेंगी. चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें. चेतन मलिक क्लासेस का चैनल आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा. CA शिवाली अग्रवाल मैम लॉ लेंगी, मैं आपका टैक्स लूंगा और इंटर की क्लासेस हम लोग आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहेंगे. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. Good morning everybody. Good morning, good afternoon, good afternoon. अब क्लासेस आफ्टरनून में है हमारी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू चेतन मलिक क्लासेस. आई विल बी टेकिंग योर लॉ. कौन सा सब्जेक्ट, कौन से ग्रुप में, कौन सा पेपर नंबर है हमारा? फर्स्ट ग्रुप में कौन सा है? फर्स्ट ग्रुप का पेपर नंबर सेकंड. फर्स्ट ग्रुप का पेपर नंबर सेकंड है. सबसे पहले सबका फाउंडेशन क्लियर हुआ है तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस. ठीक है, सेम तरीके से उसी मेहनत के तरीके से अब हमें अपना इंटर को कैरी ऑन करना है. ठीक है, सो दिस इज आवर जर्नी ऑफ 3 months. 3 महीने में वील बी डन विद आवर लॉ. लॉ का सिलेबस 3 months का है. हमारी क्लासेस मंडे टू थर्सडे हैं एंड फ्राइडे वील बी हैविंग आवर टेस्ट्स. सो सबसे पहले अपना थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लें कि जो हमारा पेपर है ये, उसका क्या हमारा सिलेबस है, किस तरीके से हम उसे पढ़ेंगे. देखो, सबसे पहले हमारा जो पेपर है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 parts. ग्रुप 1 का पेपर 2 इट इज डिवाइडेड इनटू 2 parts. आवर फर्स्ट पार्ट इज कॉर्पोरेट लॉ एंड आवर अदर पार्ट इज अदर लॉज. ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो कॉर्पोरेट लॉ है, जिसको हम और क्या कहेंगे, कंपनी लॉ, दैट इज ऑफ 60 marks. और पार्ट 2 हमारा कितने मार्क्स का है? 40 marks का. जो हमारा ये कॉर्पोरेट लॉ है, इसमें कौन सा एक्ट पढ़ना है हमें? द कंपनीज एक्ट, जिसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हमें फाउंडेशन में है कि कंपनीज एक्ट होता क्या है, क्या कंपनी होती है. एंड द अदर 40 marks में हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं या कितने एक्ट्स हैं? वी हैव 4 things. ठीक है, फर्स्ट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. हमने कुछ सेक्शंस फाउंडेशन में किए थे, उसके आगे के सेक्शंस हमें यहां पर कैरी ऑन करने हैं. देन वी हैव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट, and our fourth part is interpretation of statute. What is the meaning of statute? Law. Law को interpret कैसे करोगे? देखो, जो हम लॉ पढ़ेंगे ना, जो हम लॉ पढ़ेंगे दैट विल बी इन अ वेरी इजी लैंग्वेज. बहुत इजी लैंग्वेज है जो आपकी बुक्स में डली हुई है. जब गवर्नमेंट लॉ निकालती है ना, तो वो एक बेयर एक्ट के फॉर्म में निकालती है, तो उसको इंटरप्रेट करना होता है हमें. वो हम सिखाएंगे कि आप लॉ में जो लिखा है उसको किस तरीके से क्या करो, इंटरप्रेट करो एंड इजीली उसको समझ पाओ. ठीक है, सो ये 4 जो हैं, दीज आर कंप्राइजिंग ऑफ 40 marks. तो स्मार्ट स्टडी के लिए हमें दिख रहा है कि यहां पर हमारे पास 60 marks के लिए एक एक्ट है और यहां पर 40 marks के लिए वी हैव 4 acts. बट यहां पर कुछ कुछ ना सिर्फ सेक्शंस होंगे.
यहां पर हमारे पास कंपनीज एक्ट है. किसी को आइडिया है कंपनीज एक्ट में कितने टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं? 470 सेक्शंस हैं. आउट ऑफ दैट हमारे इंटर के सिलेबस में कितने सेक्शंस डाले हुए हैं? सेक्शन 1 टू सेक्शन 148. ये 1 to 148 सेक्शंस हमें अपने अंदर लेने हैं जिससे कि हम ये 60 मार्क्स को क्या कर पाए? ग्रास्प कर पाए. दिस इज अ ह्यूज नंबर ऑफ सेक्शन. और सिर्फ सेक्शन कम है या ज्यादा है? बहुत ज्यादा है. टोटल सेक्शन कितने हैं पता है? 470. तो हमें सिर्फ कितने करने हैं? 148. और ये तुम्हारे लिए सिर्फ ही होने चाहिए 148. हमारे पास थोड़े से सेक्शंस हैं जो हमें लर्न करने हैं और वो हमें क्या करना है? अच्छे से समझ के लर्न करने हैं. लर्निंग इज अ डिफरेंट पोर्शन. लॉ में एक छोटी सी बात आती है कि मैम लॉ बोरिंग है. सबसे बड़ी ये चीज आती है कि थ्योरी है, हमें कुछ सॉल्व नहीं करना तो हमारे लिए बोरिंग हो जाता है. बट उसी बोरिंग वर्ड को हटाने के लिए ना मैंने क्लासेस को इस बार इस तरीके से फॉर्मुलेट किया है कि हमारे पास राइटिंग होगी, हमारे पास कंसेप्ट होगा, हमारे पास यहाँ पे विजुअलाइजेशन होगी, सो दैट हमारा वो थ्योरी थोड़ा सा इंटरैक्टिव बने. प्लस ऑडियो सिस्टम्स भी हैं. लाइक जो भी मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ आई विल गिव यू दैट इन ऑडियो वर्जन ऑल्सो, सो दैट जब भी आप फ्री हो सॉन्ग सुनने की जगह आप मेरी क्लासेस को सुन सको. अगर सुनना है तो क्लासेस को सुन सको. छोटे छोटे 15-15 मिनट्स के जब टेस्ट है उससे पहले वो पर्टिकुलर मेरा रिवीजन आपने सुन लिया और आप क्लास में टेस्ट देने आ सकते हो. सो ये क्या है? हमारा टोटल सिलेबस है 100 मार्क्स का जो 3 मंथ्स में हमने कंप्लीट करना है. कोई भी सेशन विल बी ऑफ ओनली 2 आवर्स. 2 आवर्स का सेशन होगा बिकॉज लॉ उतने ही टाइम तक एक बोथ वे इंटरैक्शन रहता है. 2 आवर्स के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, चीजों को याद भी करेंगे, चीजों को विजुअली देखेंगे भी, और साथ साथ जब जब चैप्टर खत्म होगा उसकी समरी आपके पास वाया ऑडियो भी पहुंचेगी. ठीक है. अब बात आती है कि मैम हमें सिलेबस तो पता चल गया, 60 मार्क्स अलग हो गए कंपनीज एक्ट के और 40 मार्क्स के लिए हमारे पास 4 चीजें अलग हो गई. व्हाट विल बी माय मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड व्हाई वुड यू से कि हाँ मैम हमें पढ़ के यहाँ ज्यादा अच्छा लगा एज कंपेयर टू हमें बाकी बच्चों से क्या एज मिला यहाँ पर पढ़ने का? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज जो आती है दैट इज कंसेप्ट. हम स्टार्ट करेंगे अपना कंपनीज एक्ट के साथ. पहली चीज होती है कंसेप्ट, वो आपको समझाना है. कंसेप्ट समझाने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच होनी बहुत जरूरी है. एक थ्योरी को बस समझा देना, रटवा देना इज अ डिफरेंट थिंग, बट उसको प्रैक्टिकली व्हाई दिस, किसने किया, कहाँ होती है ये चीज, वो करके समझाने में एक डिफरेंट मजा आता है. और हमें वो थ्योरी लगती नहीं है, हम प्रैक्टिकली क्या कर लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं और वो हमें याद हो जाती है. हमें लगता ही नहीं कि हम कोई थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं. एक प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ेंगे. हमारे पास अप्रोच जो रहेगी ना टोटल प्रैक्टिकल रहेगी. एग्जाम्पल्स के साथ अप्रोच विजुअल भी रहेगी. विजुअली वाई विजुअल अप्रोच? किसी के पास कोई रीजन है वाई विजुअल अप्रोच? क्यों मैं थोड़ी थोड़ी विजुअलाइजेशंस लाऊंगी? बिकॉज वंस यू सी समथिंग ना वो आपके माइंड में रह जाती है. कोई मूवी जब आप देखने जाते हो, मूवी देखते हो, अगर उसी को आप सुनते तो एक डिफरेंट पॉइंट होता रादर देन आप उसको स्क्रीन पे देख रहे हो. आपको सीन्स याद रह जाते हैं बिकॉज आपने क्या किया होता है, उन्हें देखा होता है. तो विजुअली भी एंड वाया ऑडियो भी. ऑडियो में भी इस बार मैंने नई चीज करी है सो दैट कुछ जो सुन लेगा उसके लिए बेटर रहेगा कि हाँ हमारे पास सारे चैप्टर्स किस में है, ऑडियो में है. हम जब चाहे उन्हें सुन के रिवाइज कर सकते हैं. कभी कभी बुक खोलने का मन नहीं है, रात को लेटे हुए हो, कान में लगा के सुन लिया एंड देन यू स्लीप. एक चैप्टर सुनते बहुत अच्छी नींद आएगी. ठीक है, एक चैप्टर 10 सेक्शंस का होगा, बड़े मजे में नींद में जाओगे. अगले दिन मैम आपकी वजह से ना बहुत अच्छी नींद आती है. 10 सेक्शंस बस वो रिवाइज कर लेना एज सुन एज वो चैप्टर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है. ठीक है, कंसेप्ट हमने समझ लिया. लॉ में प्रॉब्लम किस चीज में आ जाती है? एक पॉइंट आता है, प्रॉब्लम आ जाती है हमें राइटिंग में. और क्या प्रॉब्लम आती है? समझा मैंने तुम्हें दिया, मेरा काम ओवर. क्या मेरा काम ओवर? क्या किस चीज में? एक तो तुम्हें राइटिंग में प्रॉब्लम है और यस द पॉइंट इज लर्निंग. ये 2 चीजें हैं जो हमें प्रॉब्लम देती हैं. ये वाली चीज दैट इज ऑन मी, अभी तक मेरे ऊपर थी, बट अब ये दोनों चीजें भी ना क्या है, मेरे ऊपर ही हैं. तुम्हें लर्निंग कराना और तुम्हारी राइटिंग कराना. आई वॉन्ट, अगर तुम क्लास में हो तो नोबडी इज एमिंग फॉर 40 मार्क्स. कोई भी ये ना कहे मैम बस हम पास हो जाएं. पास तो तुम वैसे भी हो जाते, कहीं से भी पढ़ लो, पास होना ही होना है. हर कोई जो बैठा है इधर 60 अबव आ जाती है हमारी एग्जामिशन. 60 अबव, 70 अबव और 80 अबव को ही एम करेंगे. उसके लिए ना ये चीज जो है
वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर करने से ठीक है कंसेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन जब तक हम उसे लर्न नहीं करेंगे एंड राइटिंग नहीं करेंगे, हम वो एज जो नहीं है ना वो हमें नहीं मिलेगा। लर्निंग डज नॉट मीन मगिंग अप। लर्निंग में और मगिंग अप में डिफरेंस होता है। आप जो आपने कंसेप्चुअली पढ़ा ना उसको लर्न कर रहे हो। लर्न भी कैसे करेंगे? रिपीटेड रिविजन से। अराउंड हाफ एन आवर इन द क्लास वी विल बी जस्ट शाउटिंग ऑन व्हाट वी हैव डन, एंड जिसकी जितनी तेज आवाज होगी उतना अच्छा मैं उसे गिफ्ट दूंगी। जितना तेज बोल सकते हो के लिए, एवरी सेकेंड डे आई विल बी गिविंग गिफ्ट्स टू यू इन द क्लास। जितना तेज बोल पाओगे। क्या बोलना है? हम क्लास 5th पे हैं तो 4 क्लासेस जो करी हैं हमने, उन 4 क्लासेस का रिवीजन साथ साथ हमें करना है। रिपीटेड रिविजन्स होने चाहिए जिससे चीजें अपने आप ही क्या हो जाएंगी, हमें लर्न हो जाएंगी। एक भी बार सोचना नहीं पड़ेगा। क्लास से जा रहे हो ना तो ये नहीं लगेगा कि घर जाके लॉ पढ़ना है, पढ़ना नहीं है, हमें याद है ऑलरेडी क्लास में, कल मैम ने दोबारा याद कराना है। बार बार बोलते रहेंगे। मॉड्यूल्स अलग अलग बने हुए हैं, जब तक एक मॉड्यूल खत्म नहीं हो जाता तब तक हम उस चीज को बोलते रहेंगे। थक जाओगे, बट हाँ बार बार क्या करना है, चीजों को बोलना है, सो दैट ये वाला जो पॉइंट है ना हमारा, ये हमें घर पे जाके करना ना पड़े। यहां आ गए, अब 3 महीने के लिए सेम वे में लॉ एक थ्योरी सब्जेक्ट है। टैक्स एंड कॉस्ट में इतनी प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट क्लास थी, अच्छी लगी आज टैक्स की। सेम वे वहां पर इतनी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस की। यहां पर हमें प्रैक्टिस नहीं करनी, यहां पर हमें लर्निंग करनी है। वहां पर हमें क्या करनी है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कैन प्रैक्टिस वो यहां पर कर जाओ, बिकॉज पूरे दिन तो तुम हमारे साथ हो। घर पे जाके भी अगर तुम पूरे टाइम लगे हुए हो कोई फायदा नहीं है। घर पे जाके अपना रेस्ट करो, जो क्लास में मस्ती से किया है उसको सिर्फ रिवाइज कर लो कि मैं सब क्लास में करके आ गया हूं। देन कम्स आर दिस पोर्शन दैट इज राइटिंग पोर्शन। हम लोगों ने क्या करना है, अभी तो हम अपने स्पाइरल्स बनाएंगे ही नोट्स के लिए जिसमें समरी बनाएंगे, लेकिन साथ साथ एवरी वीकेंड देयर विल बी अ टेस्ट। मैंडेटरी टेस्ट होगा। जो भी चैप्टर तब तक खत्म हो गया है आप उसकी राइटिंग करोगे, उसमें जो भी मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूं वो आप मुझे लिख के दिखाओगे, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग दोज पॉइंट्स जो भी मुझे कमियां लगेंगी। प्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब आप एग्जाम देते हो। ये दोनों चीजें ना, दोनों की दोनों चीजें रखी रह जाती हैं। रीजन मीइंग हमें आता है, कंसेप्ट में है, हमें अच्छे से याद है, बट जब पेपर पे लिखना है ना तो हमारा माइंड और हमारा हैंड साथ में क्या नहीं कर पा रहे, कॉम्बिनेशन में चल नहीं पाते। सो वो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एवरी फ्राइडे 2 आवर्स का टेस्ट है जो देना ही देना है। मैम देख लेंगी, मंडे को कोई क्लास में नहीं बैठेगा अगर आपने टेस्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एवरी फ्राइडे देयर इज अ टेस्ट। जो नहीं देगा वो मंडे से क्लास में आने की मत सोचो। फायदा क्या है आगे पढ़ने का जब तक जो पिछला पढ़ा हुआ है उसे लिख के हमने देख नहीं लिया। क्लियर हुई बात? तो ये 3 चीजों को हमें क्या करना है, साथ लेके चलना है। कौन सी? पहली चीज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। दूसरी चीज, जब कंसेप्चुअली हम लोग रेडी हैं तो अब हम उसे बार बार रिपीट करके क्या करेंगे, लर्न करेंगे। एंड जब हमें सब कुछ क्या हो गया है, लर्न हो गया है, देन अब हमें उसे क्या करना है, राइटिंग करनी है। वंस वी आर डन विद दिस देन हम अपना आगे चलते जाएंगे धीरे धीरे। क्लियर हो गई बात? अब बात आती है बुक्स की। थोड़ा बहुत ही इसके बारे में मेरे को डिस्कस करना है बुक्स से रिलेटेड, बिकॉज यहां पर जितना मेरे साथ किया उसका सारा कंटेंट आपको किस में मिलेगा, बुक में मिलेगा। जो मैंने पढ़ाया, जो हमने समझा, जो हमने लर्न किया, वो जाके एट लास्ट कहां से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है। और बुक तो बहुत प्रॉब्लमैटिक लगती है कि बुक कौन पढ़े। ठीक है, मैम ने समरी नोट्स बनवा दिए, मैम ने याद करा दिया, इसी से पेपर दे आएंगे, बट ऐसा नहीं करना है। इसीलिए इस बार जो मेहनत है वो इस तरीके से है कि आप लोग क्लास में ही, दिस इज आर वॉल्यूम 1, ये हमारी बुक है। अभी सबको बुक्स नहीं मिली है, अभी बुक्स लेना। दिस इज आवर वॉल्यूम 1 विच इज डीलिंग 148 सेक्शंस है हमारे पास। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन 1 to 87 इज इन दिस मॉड्यूल एंड सेक्शन 88 to 148 इज इन वॉल्यूम 2। जब तक हमारा एक मॉड्यूल खत्म नहीं होता, एवरी डे वी विल बी रिवाइजिंग दैट मॉड्यूल। जब मॉड्यूल 1 खत्म हो जाएगा, सो 1 डे वी विल स्पेंड ऑन होल मॉड्यूल 1 रिवीजन, बार बार करके। देन वी विल फिनिश ऑफ आवर मॉड्यूल 1। उसके बाद हमारे पास हमारा आएगा, दिस इज आवर वॉल्यूम नंबर 2। वॉल्यूम 2 आएगी जिसमें हमारे पास सेक्शंस कहां से कहां तक है, 88 से 148 तक। यू शुड बी वेरी क्लियर विद द सेक्शंस। इसमें देखो अंदर हमने सारी चीजों को मैंने किस तरीके से किया हुआ है, कलर्ड फॉर्म
में दिया हुआ है और लर्निंग को इजी बनाने के लिए हर पेज पे जो भी सेक्शन है, आई वांट, अगर मैं किसी से भी पूछ रही हूं बेटा सेक्शन 5 क्या है, 1 मिनट भी सोचना ना पड़े, मैम सेक्शन 5 क्या है, तुरंत निकले मैम एओए। सेक्शन 18 क्या है, तुरंत आना चाहिए। 43 क्या है, शेयर्स, तुरंत आना चाहिए, उसमें सोचना ना पड़े। अदरवाइज आई एम लैकिंग इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक। सो आई विल मेक श्योर दैट आई डोंट लैक एनीवेयर। तुम सब एक एक सेक्शन क्या कर पा रहे हो, बोल पा रहे हो, हर पेज पे हेडिंग पे ही। ये देखो हर बोल्ड चीज दिख रही है, रेड की हुई है, जो भी रेड में है दैट इज ऑफ इंपॉर्टेंस। सारे रेड वर्ड्स को पढ़ लोगे, हाइलाइटर्स साथ रखने हैं। बुक मिल जाएगी, बुक के बाद अभी सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम 1 दूंगी। जब तक वॉल्यूम 1 कर रहे हैं यू विल बी गेटिंग ओनली वॉल्यूम 1। सेक्शन हर पेज पे हमारा नया है। जब भी हमारा सेक्शन खत्म हो रहा है देन वी हैव दिस सेक्शन। एक और नई चीज जो बुक में डाली है जो तुम्हें बहुत हेल्प करेगी, these 2 pages in the starting, यहां पर क्या लिखा हुआ है, समराइज्ड सेक्शंस और डेट एंड लिमिट्स टू बी कवर्ड इन क्लास। ये 2 पेजेस जो है ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, जो तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा मैम आप ये क्या करवा रहे हो, ये हमें क्या लग रहा है ये फालतू का काम है, बट जब वो फालतू का काम करके वो 10 सेक्शंस हमारे हाथ में आ जाएंगे ना। लेट्स से हमारा एक टॉपिक है चार्जेस, सेक्शन 77 to 87। सो व्हाट वी विल बी डूइंग, इस पर्टिकुलर पेज पे हम सारे सेक्शंस चार्जेस के फॉर्मुलेट कर लेंगे कि पहले ही पेज पे क्या हो, चार्जेस हमें पूरा का पूरा यहां पर समझ आ जाए। दीज आर डेट्स एंड लिमिट्स। क्या किसी को स्मॉल कंपनी याद है क्या, जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख तक थी प्लस उसका टर्नओवर 2 करोड़ तक था। अब ये जो 50 लाख है, 2 करोड़ है, नेम रिजर्वेशन 20 डेज है, ये जो डेज और लिमिट्स आते हैं ना हमें 150 सेक्शन में मिलने वाले हैं। 150 सेक्शन में अगर 150 लिमिट्स, 150 हमारे डेज हैं तो हम वैसे ही इधर उधर घूम जाते हैं। हर चैप्टर के आगे पूरे चैप्टर को पढ़ के सारे डेट्स एंड लिमिट्स चैप्टर खत्म होते ही हमने क्या करने हैं, बुक के फ्रंट पेज पे लाने हैं। यहां पर अलग तरीके से हमने इसको बोल्ड किया हुआ है ग्रीन में, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। जस्ट वेट, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। जहां पर भी ईयर्स, डेट्स, लिमिट्स आएंगे हम उसको यहां पर कंप्राइज कर लेंगे। सो वी हैव वॉल्यूम 1 फॉर सम सेक्शंस, वॉल्यूम 2 फॉर द रेस्ट ऑफ द सेक्शंस। फिर 40 मार्क्स का क्या रह गया अभी हमारा, अदर लॉज रह गया। अदर लॉज के लिए एक पतली सी बुकलेट मिलेगी जिसमें वी आर हैविंग आवर 40 मार्क्स। देन वी हैव क्वेश्चन बैंक, पिछले 10 अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चन आंसर्स उसके अंदर एम्बेडेड है। हमारा पूरा स्टडी मटेरियल उसके अंदर है, प्रैक्टिस मैनुअल उसके अंदर है, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर सब उसके अंदर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन बैंक कर लिया, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। कहीं इधर उधर नहीं भागना। इस बार हमने इसी तरीके से चाहे टैक्स, कॉस्ट, लॉ हो, फॉर्मुलेट कर रखी हैं चीजें कि आपको इधर उधर एक भी चीज करने की क्या नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ? सो दिस इज आर बुक। कलर्ड बुक बनाई है, छोटी छोटी बुक्स बनाई है, जिससे एक मोटी बुक अगर हाथ में आती है, क्या साइकोलॉजिकल, क्या अब भी तुम इतना कंटेंट पढ़ के जाओगे पेपर में? यस, लेकिन वो क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो साइकोलॉजिकली क्या है हमारे पास कि देखो हमारी क्या है, इतनी पतली सी बुक है, जब वो चल रही है वो पतली है, अगली आएगी वो पतली होगी, क्वेश्चन बैंक पतला होगा, पतली पतली बुक्स में क्या हो जाएगा, सारा कंपनी लॉ हमारा खत्म हो जाएगा। क्लियर हुई ये बातें? सो दिस वाज द मेथोडोलॉजी जो हम करने वाले हैं। क्लास 1 में बतानी जरूरी है, अब उसको क्या करना है, धीरे धीरे हमें फॉलो करना है एक एक क्लास में। तो सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, देन लर्निंग करेंगे उसकी, देन उसकी राइटिंग करेंगे, और घर पे जाके सिर्फ क्या करना है, जो भी सेक्शंस हमने क्लास में किए हैं उन्हें क्या करना है, पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा वी विल बी कवरिंग 4 सेक्शंस अ डे। आपको क्या करना है, 4 पेजेस घर पे जाके बस उन्हें अच्छे से पढ़ लेना है। दैट विल बी योर होमवर्क ऑफ हाफ एन आवर, दैट्स इट। घर पे जाके बुक को पढ़ो और अगले दिन क्लास में आ जाओ। आई विल डू रिविजन विद यू एवरी डे, ठीक है? अब थोड़ा सा चलते हैं इस पे, शुरू करते हैं कंपनी लॉ से। कॉर्पोरेट बोलो या कंपनी बोलो, कॉर्पोरेट लॉ में हमारे पास जो हमें एक्ट पढ़ना है वो कौन सा है, कंपनीज एक्ट है, ठीक है? अपने पास सबने स्पाइरल बनाना है, एक डिफरेंट कॉपी, एंड आई डोंट वांट कि टैक्स के पीछे हो रहा है लॉ,
अकाउंट्स के पीछे हो रहा है, नोट्स ही तो बनाने हैं, कहीं भी बना लेते हैं, अलग कॉपी स्पाइरल अपनी होनी चाहिए। एंड प्लस एक पतली सी अलग कौन सी नोटबुक बनेगी, टेस्ट नोटबुक बनेगी, जो आपकी जब टेस्ट देते हो तो 1-2 दिन अगर लेट भी हो रहा है तो वो टेस्ट नोटबुक मेरे पास रह सकती है, ठीक है। सो स्पाइरल में सबसे पहले अभी कुछ लिखना नहीं है, क्लास में जब भी मैं बोल रही हूं तब आप लिखोगे नहीं, सिर्फ सुनोगे। सुनने के बाद मैं खुद टाइम दूंगी कि बेटा अब इन सबको आप जॉट डाउन कर लो, क्लियर। बात आती है कंपनी लॉ। दिस इज आवर कंपनी लॉ। हमें इसमें पढ़ना क्या है, आज की क्लास में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। कंपनी लॉ में पढ़ना क्या है हमें, कंपनीज एक्ट। देन व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस रहा हमारा, ये कंपनी लॉ है, ये कंपनीज एक्ट है। लॉ और एक्ट को अलग अलग क्यों लिखा, कुछ और वर्ड्स आते हैं हमारे पास, पार्लियामेंट। लॉ जब तुम वर्ड सुनते हो तो और क्या क्या चीजें तुम्हारे माइंड में आती हैं, पार्लियामेंट, ये कहती है सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट, और क्या बातें आती हैं लॉ को सुनते ही, सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट, हाँ, लॉ मेकर, नोटिफिकेशन, ठीक है। ये कुछ बड़े बड़े वर्ड्स हैं जो हमें सुनने को आते हैं। यहां पर कंपनी लॉ में ना 3 चीजें हमें पढ़नी है, कंपनीज एक्ट, लॉ इज द थ्योरी पोर्शन जो सारा है, उसका कुछ पोर्शन है एक्ट में, कुछ पोर्शन है हमारे पास रूल्स में, और कुछ पोर्शंस है हमारे पास केस लॉज में। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, मैम कंपनी लॉ इज इक्वल टू कंपनीज एक्ट। नो, कंपनी लॉ इज नॉट इक्वल टू कंपनीज एक्ट। यहां पर हमारे पास कंपनी लॉ में ये 3 चीजें आएंगी। व्हाट इज एक्ट, कैसे बनता है ये एक्ट, ये सबको पता है, जरा बता दो कैसे बनता है एक्ट हमारा, और कौन बनाता है एक्ट, दीपेश, कौन बनाते हैं, लॉ मेकर्स। लॉ मेकर्स एक्ट बनाते हैं या कुछ और, लॉ मेकर्स क्या बनाते हैं, हमारा बिल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद कहां जाता है ये, लोकसभा, ये कहां जाता है, राज्यसभा, फिर ये जाता है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। ये लोग क्या हैं, लोकसभा, राज्यसभा, दीज आर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। दैट मीन्स हमें समझ आता है कि एक्ट कौन बना रहा है, पार्लियामेंट बना रही है, ठीक है। What are रूल्स, एक्ट हमें पता है, हमने फाउंडेशन में पढ़ा है, बट अब हमें इंटर लेवल पे रूल्स भी साथ साथ पढ़ने हैं। रूल्स क्या होते हैं, कोई भी बताओ, व्हाट आर रूल्स, किसी चीज को करने के लिए गाइडेंस। सो व्हाट आर रूल्स, एक्ट में कुछ बात लिखी है, उस पे एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन आर रूल्स। कौन बनाता है ये रूल्स, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन है आज की सरकार, मोदी सरकार है। अब लग रहा है मोदी सरकार आने वाली है या नहीं, आने वाली है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को तो वोट नहीं देने वाले हो, किसको देना है, मोदी। हाँ, क्या कह रहे हो जी, हम मोदी को वोट देना है, मोदी जी। कुछ लग रहा है बेटर कर रहे हैं इंडिया के लिए, लग रहा है या नहीं लग रहा, किसको नहीं लग रहा उससे डिबेट जरूरी है, जिसको लग रहा है तो हम साथ ही हैं। कुछ चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है, यस दे आर कमिंग। सो अब की बार भी यही सरकार होनी। तो ये सरकार क्या कर रही है, ध्यान से, ये सरकार क्या कर रही है, जो एक्ट पार्लियामेंट ने बना दिया है ना, वो देखती है कि वो एक्ट बना हुआ सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। सो उसका काम क्या है, देखना कि लॉ एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। लॉ बनाया किसने है, पार्लियामेंट ने बना दिया, उसको चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसकी देखने की जिम्मेदारी किस पे डाल दी, सेंट्रल गवर्नमेंट में। आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईएफआरएस होते हैं। क्या होते हैं जो आईएफआरएस बनाए हुए हैं, दीज आर ऑल, कि जो लॉ बना हुआ है ना, उसकी प्रॉपर वर्किंग है या प्रॉपर वर्किंग नहीं है, इसलिए बनाए जाते हैं रूल्स। आपको हर चैप्टर के साथ क्या मिलेंगे, रूल्स मिलेंगे, जस्ट टू गिव एन एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन टू द एक्ट। कोई एडिशन चाहिए, एक्ट में नहीं है वो चीज, तो वो कहां डाल दी हमने, रूल्स में डाल दी। एक्ट को वी सिंबलाइज विद पार्लियामेंट, रूल्स को किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। व्हाट आर केस लॉज, कोई भी जजमेंट आया, जजमेंट क्या मोदी जी देते हैं, हमारे प्रेसिडेंट देते हैं। प्रेसिडेंट कौन है हमारा, क्या सबको पता है, सीए कर रहे हो तो इसका मतलब सिर्फ सीए की फुल फॉर्म पता है, कौन है, रामनाथ
कोविंद। ठीक है, कोई रिपब्लिक डे पे कभी परेड देखने गया है? 5 बजे उठ के क्लास आ सकते हैं लेकिन परेड में नहीं जा सकते। इट इज अ लाइफ टाइम थिंग, एक बार सबने देखनी चाहिए। देख के पता है क्या होगा, मन कर जाएगा काश मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं। ठीक है, द वे ही कम्स, अराउंड 50 हॉर्सेस इधर उधर होते हैं, इतनी लंबी कार में ही सिटिंग वेविंग ऑफ, देख के क्या लगता है सीए गलत कर रहे हैं। क्या करने के लिए मेहनत करनी चाहिए? प्रेसिडेंट बनने के लिए। सुपर। लेकिन क्या ये पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है उनके ऊपर? क्या ये पता है कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब रूल्स आ गए, केस लॉज पे थे हम। केस लॉज क्या होते हैं? द जजमेंट्स। कौन दे रहा है जजमेंट्स? कोर्ट। कोर्ट में कौन देता है जजमेंट? जज देता है। ठीक है, सो लॉ में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो कोई कुछ को इंटरप्रेट करने के लिए कौन बीच में आता है? जज आता है। वो बताता है लॉ ये कहता है और आपको इसे इस तरीके से करना है। सो वी हैव 3 पीपल कमिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग कंपनी लॉ। बेसिक सी चीज है, नथिंग टू डू विद आवर सिलेबस, बट एक जनरल नॉलेज है कि कंपनी लॉ को एक्ट भी आएगा, कंपनी लॉ के अंदर हमारे रूल्स भी आएंगे, और क्या आएगा हमारा? केस लॉज भी आएंगे। 3 लोग आते हैं, लॉ मेकर, पार्लियामेंट, लॉ एग्जीक्यूटर, सेंट्रल गवर्नमेंट, और लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए कौन आता है? कोर्ट। केस लॉज बनाए जाते हैं। केस लॉ एक जजमेंट होता है जो क्या कहता है कि एक बार कोई केस आया, लेट्स से इस फर्स्ट सीट पे जहां क्रिस्पी बैठी हुई है, यहां पर बैठने पे लड़ाई हो रही है कि यहां पे कौन बैठेगा। दिव्या कहती है मैम मैं बैठूंगी, क्रिस्पी कहती है मैं बैठूंगी। दोनों मेरे पास आए और उन्होंने कहा मैम बताओ फर्स्ट सीट पे कौन बैठेगा। तो मैंने कहा जो भी पहले आए ना वो फर्स्ट सीट को कैप्चर कर ले, जो बाद में आएगा वो सेकंड पे बैठेगा। सो ये केस लॉ क्या बन गया? क्रिस्पी वर्सेस दिव्या। व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस? हु विल सिट ऑन द front seat? What is the decision of the court? Whosoever will come first. This is the decision. अब अगली क्लास में, अगले बैच में अगर सेम सिचुएशन किन्हीं 2 बच्चों के बीच में आएगी तो क्या दोबारा मेरे पास आया जाएगा? नहीं। चंचल मैम क्या कह देंगी? आप क्रिस्पी वर्सेस दिव्या में जो हुआ था वो पढ़ लें और वही अब आपके साथ होगा। ठीक है, सो कोर्ट के पास, जजेस के पास टाइम बहुत कम है। कितने केसेस हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं। अगर सेम सिचुएशन बार बार क्या होगी? रिपीट होगी, तो वो अननेसेसरी उनके ऊपर बर्डन आएगा। दैट इज वाई केस लॉज है। और क्योंकि केस लॉज हैं तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? उन्हें पढ़ना है और उन्हें याद करना है। ठीक है, सो क्या सबको समझ आ गया कि कंपनी लॉ में कितनी चीजें आ जाती हैं हमारे पास? 3 थिंग्स, दोज आर एक्ट, रूल्स एंड केस लॉज। यहां पर हम किसको बोल सकते हैं? पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आर केस लॉज, कोर्ट्स। कंपनी को चलाने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक नई बॉडी फॉर्म हुई है जो सारे की सारी प्रॉब्लम्स जो किसके साथ आती हैं? कंपनी के साथ आती हैं, उन्हें देखती हैं। ठीक है, सो ये बेस था। लॉ मेकर कौन है? लॉ चलाता कौन है? लॉ में कुछ गड़बड़ आए तो उसे देखता कौन है? ठीक है, लॉ का अपना अलग हिसाब है। लॉ में हम कंपनीज एक्ट जब पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ वर्ड्स तुम्हारे सामने आए जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से कुछ कहते हो, और कुछ वर्ड्स हो सकता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा था फाउंडेशन में, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कुछ और वर्ड्स आए जिनका मीनिंग कुछ अलग हो। ठीक है, क्या किसी ने पढ़ा था व्हाट आर क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स? ठीक है, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दिस इज रिटन एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, बट अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे डिक्शनरी खोल के जाके कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, सो दिस इज क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट वाज क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट? इंप्लाइड बाय लॉ। कितना टाइम हुआ है फाउंडेशन क्लियर किए हुए? फाउंडेशन पढ़े हुए कितना टाइम हुआ है? 2 महीने। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट पे याद है सर्कमस्टांसेस भी याद किए थे। 5 सर्कमस्टांसेस थे। कौन से थे? फाइंडर ऑफ गुड्स, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी। देख रहे हो क्या लेवल है 2 महीने बाद का। आजकल एक गाना चल रहा है बड़ा फेमस सा, उसका रैप आया है बड़ा धांसू सा। कौन सा गाना है?
अरे वाह, ये सबको याद है, अपना टाइम आएगा, ठीक है। सो इसी गाने को आजकल बड़ी मोटिवेशन चल रही है। मैंने सर से कहा सर यहाँ पे लगा दो, सुबह आके एक मोटिवेशन आ जाती है इस गाने से। मैं सुनते हो यही गाना आती रहती हूँ, ठीक है, कि अपना टाइम आएगा आएगा आएगा, क्लियर होगा, ठीक है। सो आते ही मोटिवेशन क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। किसको इसका पूरा रैप, कुछ बच्चे होंगे जो पूरा याद होगा। रीजन, बार बार सुनते हैं। कुजाय कॉन्ट्रैक्ट बेचारे को कितनी बार सुन लिया तुमने, कितनी बार पढ़ लिया, कुछ नहीं किया। इसीलिए इस बार गा के तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी, लेकिन नॉर्मल रिकॉर्ड जरूर करके मैं क्या करूंगी, सारी चीजें सुनवाऊंगी। तो इस तरीके से अब आगे बढ़ना है कंपनी के साथ। शुरू करते हैं। सारी बातें अब धीरे धीरे तुम्हें क्लास के दौरान पता चलती जाएंगी, जो कर रहे होंगे। बता दो अब, कंपनीज एक्ट में कंपनी क्या होती है? ये सिली सा क्वेश्चन जो हमसे कब से पूछा जा रहा है, कंपनी क्या होती है। हमें इस पे नहीं जाना, हमें पूछना है व्हाई कंपनी, व्हाट इज कंपनी, कंपनी क्यों, कैसे बनती है। दीज आर सम क्वेश्चंस जो माइंड में आने चाहिए। मैम व्हाट इज कंपनी? कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी इज अ कंपनी, कंपनीज एक्ट तो ऐसे ही बताता है ना, कंपनी इज अ कंपनी, ठीक है। व्हाई कंपनी, क्यों जरूरत आन पड़ी। आज का मेन डिस्कशन क्या है, क्यों जरूरत आ गई कि हमें कंपनी बनानी पड़ गई, रीजन क्या है। चलो ठीक है, रीजन क्या है। आज की क्लास में हमें क्या करना है, कंपनी क्यों एंड कंपनी बनेगी कैसे, ठीक है। सो देखते हैं जरा, रुको। सबसे पहले हमारा जो एक कैरेक्टर है दैट वी हैव इज सोनू, ठीक है। दिस इज आवर कैरेक्टर जो क्या कर रहा है, सारी चीजों को ध्यान रखना। आई विल ऑलवेज ब्रिंग दीज कैरेक्टर्स इन क्लास, बट दीज आर जस्ट द कैरेक्टर्स, ओके। इससे जो कंसेप्ट निकल के आ रहा है, फोकस उस पे। क्लास के बाद सोनू मोनू ना डिस्कस हो, क्लास के बाद आर्टिफिशियल पर्सन डिस्कस हो, क्लियर। ये है सोनू, इसने क्या किया ना, एक शॉप खोली और वहां पर ये सूट बेच रहा है। वहां पर इसने शॉप में सारे मैनिक्विन्स पे क्या लगाए हुए हैं, सूट बेचने की दुकान खोली। इसके फादर ने कहा ये ले बेटा 10 लाख रुपीस और तू शॉप खोल, जो भी कपड़े रखने हैं रख, शॉप में से कपड़े बेच, कस्टमर्स आएंगे, अपना बिजनेस कर। मैंने तेरा बिजनेस क्या कर दिया, सेट करवा दिया। सो सोनू क्या कर रहा है, इस बिजनेस को रन कर रहा है, ठीक है। क्या होता है, जैसे ही कोई कस्टमर आता है, सोनू जाता है, सूट दिखाता है, बेचता है, सूट पसंद आता है, लोग ले जाते हैं, सारी मैनेजमेंट कर रहा है सोनू। कैपिटल किसका लगा हुआ है, सोनू का ही लगा हुआ है। फादर इज इक्वल टू सन, सोनू का ही कैपिटल लगा हुआ है। अच्छे से वो क्या कर रहा है, चीजों को मैनेज कर रहा है। अब क्या होने लगा ना, कस्टमर्स इस शॉप में ज्यादा घुसने लगे, ज्यादा कस्टमर आने लगे। सोनू पैनिक में आ गया, क्या कहने लगा कि यार अकेले मुझसे क्या नहीं हो पा रहा, मैनेज नहीं हो पा रहे। पापा ने तो 10 लाख दिए थे, मुझे लगता है कि मैं इतना एक्सपैंड कर जाऊं कि मुझे 1 CR की जरूरत है, लेकिन क्या मेरे पास इतना कैपिटल है, मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है। तो वो क्या सोचता है कि चलो यार क्या करें, सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या ये समझ पा रहे हो, दिस इज सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पर सिंगल ओनर, सिंगल मैनेजर, सारा काम खुद हो रहा है। इसने एंट्री कराई एक और जने की, जिसका नाम क्या था, मोनू। ये अपने फ्रेंड के पास गया, मोनू क्या तुम मेरे साथ जुड़ोगे और क्या बनाओगे, पार्टनरशिप बनाओगे। यार मेरा काम बढ़ रहा है। मोनू कहता है हाँ यार मैंने तेरा काम क्या किया हुआ है, देखा हुआ है, मैं तेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं, चल हम दोनों क्या करते हैं, पार्टनर्स बन जाते हैं, दोनों मिलके सूट को बेचते हैं। इन्होंने अपना जो बिजनेस था उसको क्या कर लिया, एक्सपैंड कर लिया। इधर सोनू देखने लगा, इधर मोनू देखने लगा, दोनों लोग अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहे थे पार्टनर्स बनके। बट क्या लगता है कि पार्टनरशिप ज्यादा टाइम तक सक्सेसफुल होती है? नहीं। निकल तो गया नहीं, वाई पार्टनरशिप ज्यादा टाइम तक सक्सेसफुल क्यों नहीं होती, एक एक करके। वाई इज पार्टनरशिप, जब तक मैं अकेले बिजनेस कर रही थी इट वॉज गुड, मैंने दूसरे को मिलाया ही क्यों, वाई डिड आई गो फॉर पार्टनरशिप, ठीक है। एक्सपैंड, देन मैनेजमेंट इश्यूज आने लगे। एक और पॉइंट आ रहा है मेरे पास, कैपिटल। इन सब चीजों की वजह से मैंने क्या किया था, मोनू की एंट्री करवाई थी, ठीक है। अब क्या दिक्कत आ जाएगी, ये तो सारे पॉजिटिव्स थे ना, तभी तो लेके आई थी पार्टनर। क्या दिक्कत आएगी कि मुझे पार्टनरशिप से प्रॉब्लम होने लगेगी। व्हाई वुड सोनू नॉट वांट टू बी इन पार्टनरशिप विद मोनू, क्या रीजन आएगा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ये देखो कितना चालू है, काम करे वो
लेकिन प्रॉफिट वो शेयर ना करे। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग में क्यों प्रॉब्लम आएगी? आधा काम भी तो वो कर रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग शुड नेवर बी अ प्रॉब्लम। कभी कभी ये नहीं लगता है काम सारा मैं कर रहा हूं, प्रॉफिट वो भी लेके जा रहा है, ये तो एक इशू आता ही आता है। दूसरा इशू जो पार्टनरशिप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये चीज इसने कब जाके सामने आई सोनू के? जब ये लोग अच्छे से काम कर रहे थे और मोनू को लगा कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अब मैं क्या करता हूं, एक बड़ा शोरूम खोलता हूं जिसके लिए मैं 1 करोड़ रुपए का लोन ले लेता हूं। मैं और सोनू मिलकर क्या करेंगे? और बड़ा बिजनेस करेंगे। मोनू ने बिना सोनू से पूछे क्या कर लिया? 1 CR का लोन ले लिया। क्या उसने राय ली सोनू की? नहीं ली। ठीक है, ही वॉज द बेस पर्सन, लेकिन उसने उसकी राय नहीं ली। अब जो ये 1 करोड़ का लोन सर पे आ गया है, वो किसके आया है? सोनू के या मोनू के या सोनू मोनू के? दोनों के आ गया। क्या इसने हामी भरी थी? इसने हाँ नहीं किया था। तब भी बिकॉज ऑफ वन ऑफ द फीचर ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट इज दैट? म्यूचुअल एजेंसी। वर्क डन बाय वन और वर्क डन बाय ऑल विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल। अब उसने 1 करोड़ का जब लोन ले लिया तो उसे चुकाना किसने है? दोनों ने मिलके। सोनू कहता है ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ये अनलिमिटेड लायबिलिटी मुझ पे क्या पड़ रही है? भारी पड़ रही है। इसने कहा अब मैं और क्या कर सकता हूं, किस तरीके से बिजनेस करूं कि ना तो मैं अकेला करूं, ध्यान से सुनना, वी आर गोइंग ऑन द पॉइंट, वाई कंपनी। ठीक है, ना तो मैं अकेला काम करूं, ना मेरे पास सारी की सारी मैनेजमेंट आए, और ये जो सबसे बुरा पॉइंट है ना, कौन सा? अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड म्यूचुअल एजेंसी, ये भी मेरे से क्या हो जाए? अलग हो जाए। लेकिन इसको तो कोई और फॉर्म ऑफ बिजनेस पता ही नहीं था। इसने आज तक क्या सुना था? या तो काम कर लो अकेले सोल प्रोप्राइटरी में, या फिर क्या कर लो? पार्टनर बनके 2 लोग काम कर लो। इसने यही बिजनेस सुना था। लेकिन अब किसी अपने फ्रेंड से मिला और उसने क्या बताया कि यार एक और तरीका होता है काम करने का, जिसमें जो सारी तेरी कमियां है ना, वो क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। और तू कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस कर ले? कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस कर ले। सोनू कहता है कि मेरे को तो कुछ नहीं पता कि ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होता है। कंपनी के बारे में पूछने के लिए सोनू को किसके पास जाना चाहिए? वहां नहीं, अपने तक रहो। कहां जाना चाहिए? नो रजिस्ट्रार। कहां जाएगा जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है? जब तुम बन जाओगे किसके पास? लेट्स से तुम बच्चे हो, तुम्हें लॉ में कोई प्रॉब्लम आती है, किसके पास आते हो? सीए के पास। ठीक है, सो फॉर दिस थिंग एंट्री कराते हैं किसकी? जो थ्रू आउट कंपनी लॉ हमारा सीए रहने वाला है। ठीक है, अब सोनू को किसके बारे में जानकारी लेनी है? कंपनी के बारे में जानकारी लेनी है। और वो कौन देगा? एक सीए देगा। और हम लेके आते हैं सीएस को, अभी नहीं, हम लेके आते हैं अपनी सीए को, जिसका क्या नाम है? सुंदरी। मिस सुंदरी है और ये क्या कहती हैं? आई एम अ सीए। ठीक है, सो ये फर्स्ट क्लास है। जब कैरेक्टर से फेमिलियर हो जाओगे, आगे आने वाली सारी क्लासेस में वी विल नॉट टॉक इन ABC, यही चीजें चलेंगी। फोन पे बात कर रही हैं और क्या कह रही हैं? यस, मुझसे कुछ भी पूछना हो, आई एम मिस सुंदरी एंड यस आई एम अ सीए। और एक पॉइंट कि जो आता है कि यस इफ यू आर अ सीए दैट डज नॉट मीन कि आपको सिर्फ प्रोफेशनली ही तैयार होकर रहना है, आपको बिल्कुल वैसे ही कोट पेंट में रहना है जैसे सीए रहते हैं। यू कैन बी स्मार्ट। ठीक है, ये जब अभी धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी पे बातें आएंगी तो हम आगे वाली क्लासेस में करेंगे, आज नहीं। सो ये कौन है? पूरे थ्रू आउट टाइम हमारी कौन रहेंगी? सीए रहेंगी, जो हमें क्या करेंगी? कंपनी के बारे में टाइम टू टाइम गाइडेंस देती रहेंगी। सो इनको नहीं लाएंगे बीच में, बस मिस सुंदरी की मैं बात करूंगी एंड समझ जाना कि वो क्या है? हमारी सीए है। वी विल नॉट चेंज आवर सीए नाउ। ठीक है, अब सोनू कहता है कि मिस सुंदरी क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? वो कहती है नहीं, मिलने की जरूरत नहीं है, हम फोन पे ही बात कर लेंगे। फोन पे क्या किया? नंबर सेव किया, व्हाट्सएप क्या देखी? डीपी देखी। लड़कों की आवाज है, क्या देखी? फोन में नंबर सेव करते ही क्या देखी? डीपी देखी। और कहा यार मीटिंग तो रखनी पड़ेगी, मैं इसे अपना परमानेंट क्या कर लेता हूं? सीए बना लेता हूं। सीए हो गई, लेकिन इस सीए के जुड़ने के साथ साथ ना अभी कंपनी बनेगी, तो सीए को भूल जाओगे, उलझ जाओगे किसमें? कंपनी बनाने में। इसकी मीटिंग हुई, बात इसने किससे करी? मिस सुंदरी से। मिस सुंदरी प्लीज आप बताओ कि एक मैंने अभी अभी रिसेंटली सुना है एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, मेरे को उस कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। सो मिस सुंदरी क्या कहती हैं? सोनू
वो चीजें अब आप बताओगे कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या क्या बातें आएंगी। वो कहती हैं कि बहुत बढ़िया तुमने डिसीजन लिया है, किसका, कि तुम एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस बना लो। किस तरीके की, उसने कहा आप एक कंपनी बनाओगे, देखना आपकी ऐसी कंपनी मैं क्रिएट करवा दूंगी, बट उस कंपनी के बारे में कुछ बातें हैं जो मिस सुंदरी बताती हैं किसको, सोनू को। वो कौन सी बातें हैं कि इस कंपनी में कुछ बातें मुझे लिखवाओ। वो कहती है बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कंपनी बनाने का, बात करते हुए कुछ बातें हैं कंपनी के बारे में जो हम पढ़ते आ रहे हैं अब तो बचपन से, क्या क्या बातें हैं वो सारी यहां पर पोर कर देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। कंपनी, इस कंपनी को देख के तुम्हें क्या याद आता है, क्या क्या है इस कंपनी में? सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, अरे वाह ये पॉइंट तो मेन था, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, सेपरेट मैनेजमेंट, यस, कैन स्यू और कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड। और कोई पॉइंट? यस, एक पॉइंट आ रहा है हमारे पास, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। और कोई पॉइंट रहता हो? हर्ष, कितने मार्क्स आए फाउंडेशन में? जय माता दी, यस, जय माता दी वाला पेपर था नहीं। अब म्यूचुअल एजेंसी क्या कंपनी में होता है? कभी नहीं होता। ये हमारे पास कुछ फीचर्स हैं कंपनी के जो सुंदरी ने बताया, देखो कंपनी बना लो, ये सारे फीचर्स तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारा डिसीजन बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या सोनू को कंपनी के बारे में अभी कुछ भी आइडिया है? सोनू ने, ये सब बातें तो हो गई सुंदरी के साथ, लेकिन सोनू कहता है मैम अभी तो मुझे यही नहीं पता कंपनी बनती कैसे है। ठीक है, ये सारी बातें जो आप बता रहे हो थोड़ा मेरी कंपनी बनाने में हेल्प कर दो। वी विल बी डूइंग सेक्शन 7 टुडे। ठीक है, इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी। माय मेथड इज अ बिट डिफरेंट। जरूरी नहीं है कि अगर सेक्शन 1 से लेके 148 तक है तो हमें लाइन से 1 2 3 करने या नहीं। सबसे पहला बेस, कंपनी बनाएंगे कैसे। वंस इट इज मेड देन हमारे सारे चैप्टर्स आएंगे। कौन से चैप्टर्स आएंगे? प्रोस्पेक्टस का चैप्टर आएगा हमारे पास, शेयर्स का चैप्टर आएगा, चार्जेस का आएगा, डिपॉजिट्स का आएगा, ऑडिटर का आएगा, अकाउंट्स का आएगा। बट पहले ये जानना जरूरी है कंपनी बनेगी कैसे। ये सारी बातें सुंदरी ने बता दी, किसको? सोनू को। कि सोनू क्या करना पड़ेगा तुम्हें, ये सारे फीचर्स हैं। वो कहते हैं मैम करें क्या? शुरू करते हैं, क्या करना? कंपनी बनाना। कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले जितनी तुम्हें नॉलेज है और सुंदरी की नॉलेज मिला के हम सोनू को देते रहेंगे, वो वैसे वैसे काम करता जाएगा। सबसे पहली चीज क्या चाहिएगी? इसको हमें क्या करना है? इट इज आर्टिफिशियल पर्सन, जिसे हमें सबसे पहले बनाना है। जब ये बन जाएगी ना, उसके बाद सुंदरी से समझेंगे ये सारी चीजें क्या होती हैं। पहले क्या कर लें? इस सुंदर सी कंपनी को बना लें, इस कंपनी को क्या करा लें? इनकॉर्पोरेट करा लें। ठीक है जी, चलते हैं। ये वाली बातों पे डिस्कशन अभी बाद में, रुक के थोड़ा सबसे पहले हम कंपनी को बनाते हैं। कंपनी बनाने के लिए क्या क्या करना होता है? कुछ बातें पता हैं। क्या बातें पता हैं? नेम अवेलेबिलिटी पता है, डॉक्यूमेंट्स बनाने पता है, सबमिशन पता है, कंपनी बनती है पता है। तो हमने सबसे पहले किस किस को रखा यहां पे? कौन कौन आ गया? सोनू मोनू आ गए। क्या कंपनी बन जाएगी? कंपनी बनेगी या कंपनी नहीं बनेगी? कंपनी बन जाएगी। कौन सी कंपनी बन जाएगी? प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। और अगर हमें पब्लिक करनी हो तो 7, हमने यहाँ वंश को ले आए अपने साथ, अंश को ले आए, बॉबी को ले आए, मिक्की को ले आए, चिक्की को ले आए। ये सारे हमने कितने कलेक्ट कर लिए? 7 कलेक्ट कर लिए। ये 7 लोग कलेक्ट करके कंपनी बनाने के लिए चले। सारी कॉन्वर्जेशन इन, सोनू इज द मेन हेड। याद है सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप उसने करी थी, मोनू को ऐड किया था किसमें? पार्टनरशिप में। नाउ ही हैज कलेक्टेड, याद रखने हैं, हमेशा याद रहेंगे, सोनू मोनू, अंश वंश, मिक्की चिक्की एंड बॉबी। ये 7 लोग मिल गए और गए कहां? ROC के पास। ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मेकिंग अ कंपनी आर गिवन टू देम बाय whom? इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय
सुंदरी ये इंस्ट्रक्शन दे रही है कहां जाना है, आरओसी के पास जाना है। यहीं पर रुक जाते हैं। आरओसी क्या होता है आज आरओसी क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। देखो इस तरीके से ना इन एवरी स्टेट देयर इज अ ह्यूज बिल्डिंग ऑफ आरओसी। टुडेज बेसिक सेशन इज जो हमारी ये चीजें आएंगी ना, सीए कंपनी हमें दिख के समझ आ रहा है आरओसी। आज के बाद आई विल नॉट शो यू दिस पिक कि आरओसी क्या है, तुम्हें पता होगा आरओसी क्या है। आरओसी इज एन अथॉरिटी जो हर स्टेट में हमें क्या होती है, मिलती है। और वो क्या करती है आरओसी, इट इज अ सिंगल पर्सन अथॉरिटी है, उसकी एक पूरी टीम होती है। व्हाट इज दैट टीम डूइंग, उस स्टेट में जितनी भी कंपनीज है ना, उस कंपनीज को लेके जो भी काम हो रहा है उनकी देख रेख कौन करेगा, उस पर्टिकुलर स्टेट का आरओसी करेगा। सो ऐसे बोर्ड होता है, पता होता है हमें इस स्टेट का आरओसी कहां पर है। इन केस फ्रॉम टुडे एक अलग इंफॉर्मेशन पे सब्जेक्ट से हटते हुए, फॉर एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में ये है कि आरओसी क्या करेगी, लेकिन हमारे सिलेबस में ये नहीं है कि हमारे कितनी आरओसीज हैं इंडिया में। सो फॉर दैट अगर एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है, आई विल अपलोड डेली बेसिस पे एक वीडियो जिसमें नॉट रिलेटेड टू सिलेबस, आपको अगर ये जानना है कितने आरओसी हैं, कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या नाम है उनके, सो आप YouTube चैनल पे जा सकते हो चेतन मलिक क्लासेस पे, और वहां पर जाके बस उसका बेल का बटन प्रेस कर दो, आपको वो वीडियो आ जाएगी। आज हमने आरओसी के बारे में पढ़ा था, कितने आरओसी हैं, क्या क्या नाम है। यू नीड नॉट टू लर्न देम, वो सिर्फ एक 5 मिनट की क्लिप होगी जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी। तो आप वैसे भी रिविजन्स के लिए रख सकते हो, जैसे ही जो चैप्टर खत्म होगा मैं उसे अपलोड कर दूंगी, वो आपके पास फोन में रहेगा। सो आरओसी के पास हमें क्या करना है, जाना है। हर स्टेट का अपना आरओसी होता है। बिल्डिंग देख रहे हो कितनी बड़ी है, काम बहुत सारे चलते हैं, बिकॉज स्टेट में क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज होती हैं हमारे पास स्टेट में। जितनी कंपनीज उनके उतने अंदर के प्रोसीजर्स, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, ठीक है मैम आरओसी के पास जाते हैं, दिल्ली के आरओसी के पास। मैम जरा बताओ अब दिल्ली के आरओसी के पास जाके क्या करें, क्या करें, उनसे हमें कुछ नहीं आता, ठीक है। वो कहती है क्या करने जाओगे, सबसे पहले नेम अवेलेबिलिटी। ये तो हमने याद किया हुआ है कि सबसे पहले नेम अवेलेबिलिटी होती है, वी नो दिस। अब ये लोग किसका काम कर रहे थे, सारे लोग क्लोथ्स का काम कर रहे थे वो। सो वी नीड अ नेम ऑफ द कंपनी। सो टेल मी अ नेम, अ नाइस नेम दैट विल कैरी विद अस थ्रू आउट दीज कंपनीज एक्ट। कोई नाम बताओ कंपनीज कपड़ों से रिलेटेड जिसके बारे में हम आरओसी से पूछने जाएं। कोई अच्छा सा नाम जो भी सोचता हो कि मैं ये करूंगा तो मैं ये नाम रखूंगा, पोमा, श्रीजी गारमेंट्स रख ले। और कोई अच्छा नाम देख लेना, सोच लेना, पूरे टाइम रहेगा। जैसे अब तुम्हारे नाम पे तुम्हारा कोई बस नहीं था, जो मम्मी पापा ने रख दिया वो रख दिया। किसी को नाम अपना पसंद आता है, किसी को नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं मैम मुझे अपना नाम ही नहीं बताना, पता नहीं मेरा क्या नाम रख दिया मम्मी ने, ठीक है। अब ये बताओ यहां पे क्या ये फिक्स कर दे, कर दे, ठीक है। आगे क्या लगाओगे, श्रीजी गारमेंट्स करके क्या कंपनी का नाम हो सकता है? दो ऑप्शंस है हमारे पास, प्राइवेट लिमिटेड या हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, लिमिटेड। अब जरा बताओ यहां कौन सा आएगा, यहां पर कौन सा आएगा, कोई भी आ सकता है जैसा तुम्हारा रखने का मन हो। तो हम क्या कहते हैं, सुंदरी जी क्या कहती हैं कि आप 7 लोग हो तो चलो ठीक है लिमिटेड बना लो, इसे एक पब्लिक कंपनी बना लो, क्योंकि आगे जाके पढ़ेंगे कि पब्लिक कंपनी के पास ना बहुत सारे क्या होते हैं और काम करने के, और उन्हें क्या दी जाती हैं, फैसिलिटीज दी जाती हैं जो वो काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है मैम आप कहते हो तो हम लिमिटेड बना लेते हैं। तो श्रीजी गारमेंट्स लिमिटेड रखा इन्होंने। अगर ये फॉर एग्जाम्पल श्रीजी गारमेंट्स की जगह रखते वैन हुसैन, ये कौन है, वैन हुसैन रखते, तो क्या ये इन्हें नाम आरओसी से मिलता? नहीं मिलता, या मिलता? नहीं मिलता। रीजन, क्योंकि ऑलरेडी अभी सेक्शन 16 में आगे जाके करेंगे हम ये सारी चीजें, क्योंकि ऑलरेडी इस पर्टिकुलर नाम की एग्जिस्टिंग क्या है हमारे पास, कंपनी है। सो एक पॉइंट जो बाद में है जो अभी कर लेते हैं, ना ही तो नाम सेम होना चाहिए और ना ही नाम रिजेंबलिंग होना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है। शिवानी, शिवाली, शेफाली, इन सब में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है ना, समझ नहीं आता एक बार में नाम क्या है। सो दैट इज द केस विद कंपनीज। अगर नाम नहीं समझ आएगा
तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और एक की ब्रांड इमेज पे दूसरा जना चला जाएगा. सो आरओसी ने देखना क्या है कि क्या श्रीजी गारमेंट्स नाम की कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है या फिर इससे रिजेंबलिंग कोई और कंपनी तो नहीं. अगर ऐसा है तो हम ये नाम नहीं देंगे, अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करते हैं, इस नाम को आपको दे देंगे. ठीक है. सोनू इज द मेन प्रमोटर. सोनू ने कहा आरओसी क्या मेरा नाम अवेलेबल है श्रीजी गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड? वी आर मेकिंग अ लिमिटेड कंपनी, दैट मीन्स हमारी पब्लिक कंपनी है. ठीक है. आरओसी ने कहा यह नाम बिल्कुल अवेलेबल है श्रीजी गारमेंट्स लिमिटेड. लेकिन जाने से पहले एक बात सुन जाओ, ध्यान से सुनना. क्या उसने बताया कि आज कौन सी डेट है, 4 फरवरी. आज ही सुंदरी से बात करी, आज ही हम आरओसी के पास गए और हमने अपनी नाम की अवेलेबिलिटी पूछी. तो उन्होंने कहा आज ना मैं तुम्हारा नाम अवेलेबल है और तुम्हारे नाम को मैं रिजर्व करता हूं. मैं तुम्हारे नाम को क्या करता हूं, रिजर्व करता हूं. और ये श्रीजी गारमेंट्स तुम्हारा रिजर्व्ड रहेगा मेरे पास 20 डेज तक. कितने दिन तक रिजर्व रखूंगा इस नाम को मैं, 20 डेज तक रिजर्व रखूंगा. 21st डे ये नाम क्या हो जाएगा, ये नाम हमारा फ्री हो जाएगा. कोई भी आएगा तो मैं उसे इस नाम को दे दूंगा. ठीक है. इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है. ये लोग वापस आए, इन्होंने फिर से बात की कि मैम हमारा क्या मिल गया है, हमें नाम मिल गया है. क्या नाम मिल गया है? मैंने पूछा श्रीजी गारमेंट्स लिमिटेड हमारा नाम मिल गया है. अब आगे क्या करें? अभी तो नाम क्या किया है आरओसी ने, सिर्फ और सिर्फ रिजर्व किया है, अभी और कुछ नहीं किया. और उसने हमें साथ में ये भी बताया था, क्या बताया था, कि मैं ये नाम 20 डेज तक क्या करके रखूंगा, आपका रिजर्व करके रखूंगा. मैम उसके बाद ना हमें ये नाम नहीं मिलेगा, तो प्लीज 20 दिन में आप हमारे क्या करवा दो, आगे के काम करवा दो. तो मिस सुंदरी क्या कहती हैं, अभी सिर्फ 20 दिन के लिए अवेलेबल है, क्या वो इस पे भी कुछ गाइडेंस देगी? क्या कहती है वो? उन्होंने कहा कि बेटा आरओसी ने क्या कहा है कि 20 डेज तक वो आपके नाम को क्या रखेंगे, रिजर्व रखेंगे. दैट मीन्स कि आफ्टर दैट उसका नाम फ्री हो जाएगा. वो नाम क्या होगा, फ्री होगा, किसी के लिए भी अवेलेबल होगा. अगर किसी और ने आके नहीं लिया तो क्या वो आपको मिलेगा? यस. लेट्स से हम सारे काम करके 30 डेज बाद गए तो क्या हमें वो श्रीजी लिमिटेड मिल जाएगा? यस. प्रोवाइडेड किसी और कंपनी ने ये नाम हमारा पिक ना किया हो. और अगर 22nd डे कोई और आ गया सोनू की जगह श्रीजी गारमेंट्स लिमिटेड को लेने, तो क्या वो नाम उसके पास चला जाएगा? यस. क्या सोनू को वो नाम मिलेगा? नहीं. लेकिन अगर कोई मिस्टर एक्स 15th डे आते हैं और कहते हैं कि मुझे श्रीजी गारमेंट्स लिमिटेड चाहिए, तो क्या उनके पास वो अवेलेबिलिटी होगी? वो अवेलेबिलिटी नहीं होगी. ठीक है. वापस आ गए हम. अब हमने पूछा सुंदरी मैम क्या करना है, अब हमें हमारा नाम क्या है, अवेलेबल है. पॉइंट क्या है मैम, कौन सा सेक्शन कर रहे हैं, अभी सेक्शन बाद में. ठीक है. फर्स्ट वी आर डन विद द कंसेप्ट, हमने सारी चीजें याद कर ली. उसके बाद लिख दिया सेक्शन 7, 7 लोगों के लिए सेक्शन नंबर 7. उससे होगा क्या, हम अपनी कंपनी को क्या करा जाएंगे, इनकॉर्पोरेट करा जाएंगे. ठीक है. आप वापस आए. सुंदरी ने हमें क्या कहा, वो कहती है अब कुछ डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लो. कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास? बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें अब तक पता हैं. एमओए है हमारे पास, एओए है, एंड 5 अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें रेडी करने हैं. सोनू कहता है मैम सारे डॉक्यूमेंट्स आप हमारे लिए क्या कर दो, रेडी कर दो. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में आएगा? एमओए. व्हाट इज आवर एमओए? सेक्शन नंबर 4. एओए सेक्शन नंबर 5. ठीक है. डॉक्यूमेंट्स में एमओए के लिए अभी सेक्शन 4 पे डिटेल है हमें, लेकिन अभी सिर्फ क्या, एमओए इज द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी. बेसिक डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या बातें होती हैं? कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का काम क्या है, कंपनी काम कहां करती है, कंपनी के पास कैपिटल कितना है, कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, और कंपनी के पास सब्सक्राइबर्स कितने हैं. ये बेसिक बातें एमओए की कहां लिखी होती हैं? ये बेसिक बातें कंपनी की कहां लिखी होती हैं? एमओए में लिखी होती हैं. हमने बेसिक बातें लिख दी. अब आते हैं एओए पे. एओए में क्या लिखा होता है? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस. क्या होते होंगे ये इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस?
डायरेक्टर्स क्या करेंगे, मैनेजर्स क्या करेंगे, सारे लोग जो इंप्लॉइज हैं वो किस हद तक काम कर सकते हैं, बॉबी कितना काम कर पाएगा, किस हद तक बॉबी लोन ले सकता है, मिक्की किस हद तक कपड़े बेच सकता है, सारी बातें हम कहाँ लिख देंगे, ए में लिख देंगे। दैट इज आर इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को सेक्शन 4-5 में जब करेंगे उसके लिए सिर्फ एक छोटी सी बात, वो क्या है कि एमओए बताता है पावर्स कंपनी की। एमओए क्या बताता है, पावर्स कंपनी की, कंपनी तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। एओए क्या बताता है, पावर्स किसकी, ऑफिसर्स की, ऑफिसर्स की, ऑफिसर आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, इससे ऊपर आप काम नहीं कर सकते। सो दीज आर द 2 मेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। 5 और आएंगे डॉक्यूमेंट्स, वो भी रुक के करेंगे। अब ये डॉक्यूमेंट सुंदरी ने रेडी करवा दिए, ठीक है, के पास आए मिलने, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स रेडी किया और सुंदरी जी क्या कहती हैं, अब जाओ और क्या करो, इन डॉक्यूमेंट्स को फिर से किसके पास सबमिट कराओ, आरओसी के पास सबमिट कर दो। आरओसी को लगेगा ना सब कुछ सही है, अगर उनको जेन्युइन लगोगे आप लोग कि सच में आप लोग श्रीजी गारमेंट्स के नाम से काम करना चाहते हो, तो वो आपकी कंपनी बना देंगे, ठीक है। अब इनमें से एक बॉबी कहता है यार इतनी आसानी से, बॉबी छोड़ो, बॉबी तो तब था ही नहीं, मोनू कहता है यार हम कितने आराम से काम कर रहे थे। बीच के उसके माइंड में पॉइंट आया, हम दोनों ने पार्टनरशिप कर ली थी, काम करना शुरू कर दिया था, काम करना शुरू कर दिया था, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ रहा था, बार बार आरओसी तक भागना, डॉक्यूमेंट्स बनाने, सबमिट कराने, ये कोई काम नहीं था यार। सोनू तूने कहाँ फंसा दिया, इतने लोग कर लिए, सुंदरी से मिलवा दिया, इधर उधर काम करवा दिया, हमारे लिए तो काम करना मुश्किल हो रहा है। रीजन मीन हम किस में लगे हुए हैं, कंपनी बनवाने में। सो एक डिसएडवांटेज क्या यहां से निकल रही है कंपनी बनाने की, क्या, लीगल प्रोसीजर्स बहुत ज्यादा है, लीगल फॉर्मेलिटीज हमारे पास इतनी आ जाती हैं। अभी तो सोचो कंपनी बन रही है, बनने के बाद कोई भी चेंज किया ना तुमने कंपनी में, सबसे पहले किसके पास भागो, आरओसी के पास, हर चीज को क्या करो, फाइल करो। जो भी सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, जो भी पार्टनरशिप में होते हैं, वो कुछ अकाउंट्स इतने अच्छे से नहीं बनाते, कुछ उनके बैलेंस शीट नहीं होती, रीजन मीन उन्हें कहीं दिखाना ही नहीं। बट जैसे ही तुम किस फॉर्म ऑफ बिजनेस में आओगे, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में आओगे, तुरंत तुम्हें क्या करना है, सब कुछ पब्लिक को दिखाना है। सो द बेसिक डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी इज लीगल फॉर्मेलिटीज। बाकी सारी बातें अच्छी हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी भी अच्छा है, लिमिटेड लायबिलिटी भी अच्छी है, कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, बहुत सारे इंप्लॉइज होंगे काम करने के लिए। एक प्रॉब्लम आ जाती है कि एक अलग बंदा चाहिए सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए। यहां वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहां पर इनके साथ कौन होंगी, तो इन्हें लीगल फॉर्मेलिटीज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये गए अब आरओसी के पास, आरओसी ये पकड़ो डॉक्यूमेंट्स और प्लीज अब हमें दोबारा मत बुलाना और क्या बना दो, हमारी कंपनी बना दो। आरओसी ने इनके सारे डॉक्यूमेंट्स, एमओए, एओए, जो इनके इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स के सारे डिक्लेरेशंस हैं, वो सब कुछ क्या किया, चेक किया और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं क्या बना देता हूं, तुम्हारी कंपनी बना के मैं यहां पे क्या रख देता हूं, क्रिएट कर देता हूं। 4 फरवरी से लेके हमारे पास आ गई 14 फरवरी, ठीक है, और क्या हो गया उस दिन, हमारी कंपनी बनके क्या हो गई, रेडी हो गई। ये वो दिन है, कौन सा दिन है, मैं कह रही हूं ये दिन है, कौन सा दिन है, वैलेंटाइंस डे, मैं कह रही हूं कौन सा दिन है जिस दिन क्या हुआ है, कंपनी बन गई है। कंपनी आज बन गई, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए क्या हुआ, पार्टी रखी किसने, इन 7 लोगों ने रखी पार्टी की, कंपनी बन गई है और किसको इनवाइट किया, ठीक है जी। यहां पर कौन लगता है सबसे बढ़िया जो आज वैलेंटाइंस डे का उठाने वाला है फायदा, ये कौन है, सोनू ही है बेचारा, ठीक है। सोनू ने कहा कि कंपनी तो आपने बनवा दी, ठीक है, अब मेरी लाइफ भी बना दो, ठीक है। इसने क्या किया वैलेंटाइंस डे पे, कंपनी डूब जाएगी बेटा, शादी वादी कुछ नहीं। इसने कहा सुंदरी को इनवाइट किया है, अब ना कंपनी बन गई है। सोनू कहता क्या मैं प्रपोज मार दूं आज इसे सुंदरी को। बाकी लोगों ने क्या कहा, कंपनी बन गई है, तुझे कुछ नहीं पता कि क्या आगे होने वाला है, इसको बिठा और इससे क्या पूछ,
कि कंपनी में क्या क्या फीचर्स हैं, आगे काम कैसे करना है, कैसे पेपर्स बनाने हैं, इन सब चीजों पे सोनू कॉन्सेंट्रेट कर। अभी हमें कंपनी को कहां ले जाना है, आगे लेके जाना है। तो इसने अपना प्लान को ड्रॉप कर दिया और इसको सीन से बाहर कर दिया। इसने कहा ठीक है जी मैम आप यही बता दो कि कंपनी बन गई अब क्या होगा। जो हमने अभी लिखे थे ना कंपनी के साथ सारे फीचर्स, वो सारे फीचर्स अब यहां पर आ जाएंगे। कौन से फीचर्स आएंगे, जिस दिन 14 फरवरी को कंपनी का हुआ इनकॉर्पोरेशन, उस दिन कंपनी क्या हो गई, बन के क्रिएट हो गई। ठीक है, सो फ्रॉम नेक्स्ट डे वी विल हैव अ कंपनी ओवर हियर। हमारी कंपनी बन के यहां पर है और सातों लोग क्या हो गए, कंपनी बनाने के बाद साइड में हो गए। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, जैसे पार्टनरशिप में था म्यूचुअल एजेंसी, यहां पर क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इस पे बहुत डिस्कशन होता है, पूरे अगले 2 लेक्चर्स भी इसी पे डिस्कशन होगा कि जैसे ही कंपनी बनती है ना, कंपनी क्या हो जाती है, अलग, और जिसने उन्हें बनाया है वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कंपनी इज सिमिलर टू अ बेबी। ठीक है, ये बात हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए। लाइक व्हेन अ मदर गिव्स बर्थ, मदर अलग बेबी अलग, सेम तरीके से तो इन प्रमोटर्स ने, इन लोगों ने कंपनी को बनाया, कंपनी अलग, और ये सारे लोग क्या हो गए, ये सारे लोग अलग हो गए। अब जब ये एक अलग इंसान बन गया है तो इसमें हमें क्या डालने हैं, इसके फीचर्स डालने हैं। इसके डालने हैं फीचर्स जो हमने पहले लिखे थे। क्या क्या थे वो फीचर्स, सेपरेट लीगल एंटिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी बनी, कंपनी इज डिफरेंट, मेंबर्स आर डिफरेंट। कंपनी ने लोन लिया तो कौन भरेगा, कंपनी भरेगी। ठीक है, केस करना है किसी को, कंपनी ने गड़बड़ की तो केस किस पे करेगा, कंपनी पे करेगा, मेंबर्स पे नहीं करेगा। लोन ले लिया कंपनी ने 2 करोड़ का, क्या सारे मिलके भरेंगे, क्या यही वो प्रॉब्लम थी जो सोनू मोनू को पार्टनरशिप में आई थी कि दोनों ने मिलके भरना था। अरे कंपनी ने लोन लिया है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, खुद भरपाई करेगी। अब इस कंपनी जो ये बनके रेडी है उसमें सारे फीचर्स हमें डाल देने हैं। सबसे एक फीचर आता है आर्टिफिशियल पर्सन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन, क्या मतलब है, आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। तो दिख किसको रही है वो कंपनी, लॉ को। क्या वो नेचुरली स्टैंडिंग है, नेचुरली स्टैंडिंग नहीं है। इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती। जब अब कंपनी नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर रही हमारी, तो उस केस में क्या वो साइन कर पाएगी, तो उस केस में कौन सा फीचर डाल दें हम, कॉमन सील का फीचर डाल देते हैं कि हम एक स्टैंप दे देते हैं, कंपनी आप ये स्टैंप लगा लेना, मान लिया जाएगा कि इस कंपनी ने क्या किया है, साइन किया है। अब कॉमन सील क्या हो गई है, ऑप्शनल हो गई है। ठीक है, एक पॉइंट आता है परपेचुअल सक्सेशन। दैट मीन्स क्या मतलब होता है, कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय इनकमिंग और आउटगोइंग ऑफ एनी मेंबर, एनी पार्टनर या एनी मेंबर, एनी मेंबर। आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले डिस्कशन इसी चीज पे होगा, पार्टनर कौन होता है, मेंबर कौन होता है, डायरेक्टर कौन होता है, एम्प्लॉय कौन होता है। सो दैट कभी भी ये ना बोलो कि कंपनी अलग और पार्टनर अलग। पार्टनरशिप में पार्टनर्स थे, कंपनी में कौन है, मेंबर्स हैं। परपेचुअल सक्सेशन क्या कहता है, 7 लोगों ने मिलके इसको बनाया था। ठीक है, जब 7 लोगों ने मिलके इसे बनाया है, लेट्स से चिकी कहता है कि मुझे तो जाना है, कहता है मैं इस कंपनी को छोड़ के जा रहा हूं, 4 5 6 7 हैं। ठीक है, वो क्या कहता है, मैं इस कंपनी को छोड़ के जा रहा हूं। मेंबर्स कितने रह गए, ये तो 6 रह गए। क्या ये कंपनी चलेगी, क्या ये कंपनी चलेगी, पब्लिक लिमिटेड है, क्या होगा इसका, तो लॉ में रिक्वायरमेंट है कि 7 लोग जरूरी हैं प्राइवेट पब्लिक कंपनी के लिए, फिर क्या होगा, ये कहती है इनकॉर्पोरेशन के समय जरूरत है 7 लोगों की, फिर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, बट यहां तो मैंने 6 कर दिए। यस, एक नया सेक्शन आया है बिल्कुल लेटेस्ट 3A। वो क्या कहता है कि आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, ऐसा हो सकता है कि 7 लोग ही काम कर रहे हैं और एक बाई चांस हट गया तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 7 की वो तो खत्म हो गई ना। आप तो क्या कंपनी को तुरंत बंद कर दें, नहीं, वो क्या कहते हैं, हम आपको टाइम देंगे 6 मंथ्स का कि आप क्या करो, अपने मिनिमम रिक्वायर्ड लोगों को क्या कर लो,
वापस कर लो, अदरवाइज फिर हम आपके वाइंडिंग अप का काम करेंगे। सो टाइम देते हैं कि आप अपने मिनिमम रिक्वायर्ड लोगों को क्या कर लो, वापस से अपने मिनिमम पे लेके आओ। ठीक है, अब यहां पर हम इसे ये नहीं करते, हम कहते हैं कि चलो सोनू का बहुत मन था, इन्होंने इसको भी क्या करा दिया, कंपनी में ऐड करा दिया। क्या कंपनी खत्म होगी? कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, क्या उससे कंपनी पे जो ये बन के रेडी है उस पर कुछ फर्क पड़ रहा है? उस पर नहीं फर्क पड़ रहा। ये कैसे बनी थी, पूरा प्रोसेस लगा था इसे बनाने में, किया है, नाम अवेलेबल कराया, डॉक्यूमेंट्स बनाए, सबमिट किया, तब हमें सर्टिफिकेट मिला था। तो क्या ये पूरे प्रोसेस से बनी है? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस। कंपनी जो हमारी बनी है पूरी की पूरी एक इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस से बनी है। एक मेंबर के आने से या जाने से ये कंपनी बंद, इसके लिए एक पूरा प्रोसेस लगेगा, उसको हम क्या कहते हैं? वाइंडिंग अप का प्रोसेस, दैट वी विल स्टडी इन फाइनल। वाइंडिंग अप का पूरा प्रोसेस लगेगा। कंपनी बनके रेडी, सेपरेट लीगल एंटिटी आ गई हमारे सामने, और क्या आ गया? आर्टिफिशियल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। हमें नहीं दिखती कंपनी, कंपनी अपने नाम पे सेपरेट प्रॉपर्टी खरीद सकती है। कंपनी अपने नाम पे, क्योंकि वो अलग पर्सन है, अब अपने नाम पे सेपरेट प्रॉपर्टी खरीद सकती है। मतलब लेट्स से मेरा केस पड़ा था फाउंडेशन में मकौरा का, मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस लिमिटेड। क्या केस था वो? उस केस में क्या कहा गया था? इट इज अ केस लॉ, मींस दो लोगों में लड़ाई हुई होगी, कोर्ट ने कुछ डिसीजन सुनाया होगा और वो फॉलो हो रहा होगा। क्या डिसीजन था? मकौरा ने अपनी एक कंपनी बनाई हुई थी, ठीक है, उस कंपनी में, ये भी आगे की बात है, सेपरेट प्रॉपर्टी को लेके हम केस लॉ कर रहे हैं। मकौरा ने क्या किया था? अपनी एक कंपनी बनाई। मकौरा को क्या लगा, मेरी कंपनी, एक ही बात है, ठीक है, उसको इतने अच्छे से लॉ नहीं पता था कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। उसने क्या किया, कंपनी में जितना टिम्बर लिया ना, वो कंपनी के नाम से लिया। टिम्बर तो लिया, किसके नाम से लिया? कंपनी के नाम से लिया, लेकिन उस टिम्बर की इंश्योरेंस करा ली अपने नाम पे। और क्या उसे लगा कि कंपनी इज इक्वल टू मी। इंश्योरेंस किसके नाम पे करा ली? अपने नाम पे करा ली। जब उसका टिम्बर सारा खराब हो गया, ठीक है, तो जब उसने कहा इंश्योरेंस कंपनी से कि लाओ पैसे दो, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कह दिया कि टिम्बर तो कंपनी का था और कंपनी ने इंश्योरेंस करा नहीं रखी थी, हम तुम्हें कोई पैसा नहीं देंगे। सेपरेट प्रॉपर्टी का एक अलग केस लॉ आया कि अगर कंपनी ने अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद रखी है तो उसका लेना देना सिर्फ कंपनी से है, मेंबर्स की वो प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। क्लियर हुई ये बात? सो पॉइंट्स को एक बार दोबारा से बोलें। सेपरेट लीगल एंटिटी आई हमारे पास, और कौन से पॉइंट्स आए हमारे पास? आर्टिफिशियल पर्सन आया इन द आईज ऑफ लॉ, नेचुरल पर्सन नहीं है, इन द आईज ऑफ लॉ हुआ। ये क्या हुआ? लिमिटेड लायबिलिटी। कैसे लिमिटेड लायबिलिटी? कैसे? ध्यान इधर। लिमिटेड लायबिलिटी कैसे? जितने सारे मेंबर्स थे, इन्होंने कंपनी बनाते वक्त क्या कहा कि देखो हम ना 10 लाख रुपीस लाएंगे कंपनी में, हम ना 10 लाख रुपीस लाएंगे। हर किसी ने कहा हम 10 लाख रुपीस कंपनी को देंगे, ये हमारी कंपनी है। लेकिन कंपनी ने लोन ले लिया 10 करोड़ का। क्या ये सातों लोग लायबल रहेंगे उस 10 करोड़ के लिए? नहीं। लिमिटेड लायबिलिटी, जितनी लायबिलिटी मेरी है टुवर्ड्स द कंपनी, वो क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी। इफ आई हैव कमिटेड आई विल गिव 10 लाख, देन आई विल गिव ओनली 10 लाख, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट फैक्ट? कि कंपनी ने कितने का ही लोन क्यों ना लिया हो, मैंने तो पहले ही कहा था मैं 10 लाख दूंगा, उससे ज्यादा मुझसे मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज आवर व्हाट फीचर? लिमिटेड लायबिलिटी। ये हमने डिस्कस किया। परपेचुअल सक्सेशन, किसी का आना किसी का जाना कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। कॉमन सील क्या किया? स्टैंप। सेपरेट मैनेजमेंट, ये सातों लोगों ने जब कंपनी बना दी ना, एक सीन तो ये हो सकता है कि यही लोग कहें चलो हम ही मैनेज करेंगे। दूसरा सीन क्या हो सकता है? ये लोग क्या कहें कि हमने तो अब कंपनी बना दी, पैसा लगा दिया, अब कुछ लोगों को रख लिया जो क्या करेंगे? कंपनी को मैनेज करेंगे, कंपनी को चलाएंगे। सो कंपनी के ओनर्स अलग और कंपनी की मैनेजमेंट अलग हो गई। ठीक है, कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड। क्या मतलब है इसका? कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड। अगर कंपनी के साथ किसी ने गलत किया तो क्या कंपनी में इतना दम है कि वो उस पर केस फाइल कर सके?
यस, क्या जरूरी है कि सोनू को जाना पड़ेगा केस फाइल करने? नहीं। क्या कंपनी अपने नाम पे केस कर सकती है? यस। और अगर किसी के साथ कंपनी ने गलत किया है तो कोई सोनू पे केस फाइल करेगा या कंपनी पे केस फाइल करेगा? कंपनी पे केस फाइल करेगा। ठीक है, सो ये सब हमारे पास क्या है, हमारी कंपनी बनने के बाद हमारी कंपनी बन गई। क्या तुम्हें पता है ये कंपनी पूरे प्रोसेस से बनी है? अभी वही करके आए हैं। इस आर्टिफिशियल पर्सन को, क्या ये नेचुरल है? इस आर्टिफिशियल पर्सन को बनाने के लिए हमने एक प्रोसेस फॉलो किया। सेक्शन कौन सा था हमारा? 7, दैट इज कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस। प्रोसेस में हमारी सबसे पहला पॉइंट नेम अवेलेबिलिटी। फिर हमने क्या किया? फिर हमने डॉक्यूमेंट्स देन सबमिट किए और उसके बाद हमें क्या मिला? हमें मिला सर्टिफिकेट। जब ये सारा काम हो गया ना तो ये आर्टिफिशियल पर्सन बनके हमारे सामने क्या हो गई? रेडी हो गई। और उसके बाद ये सारे फीचर्स हमने इसमें डाल दिए। ये बिल्कुल बेस था कंपनी का कि वाई कंपनी के फीचर्स से स्टार्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। कभी भी नहीं आएगा पेपर में क्या कि बताओ कंपनी के फीचर्स क्या है। दे विल नेवर आस्क यू दिस। ऐसे क्वेश्चन आने लगे तो बात ही अलग थी। ठीक है, दे विल नेवर आस्क यू कि कंपनी के फीचर्स क्या हैं। वो तुम्हें केस लॉ बना के देंगे। केस लॉ में भी क्या होगा? बच्चे डरते हैं केस लॉ से। क्वेश्चन 2 तरीके का आता है, इधर इट विल कम डायरेक्ट मतलब फीचर्स लिख दो, या फिर वो तुमसे एक फीचर पे ही ना चीजों को घुमा के कुछ ऐसा पॉइंट डालेंगे जिससे तुम्हें क्या लगेगा, यार ये तो केस स्टडी आ गई। लेकिन वो केस स्टडी कहां से आई है? इन सेक्शन से ही आई है ना कहीं तो उसका आंसर होगा। केस स्टडी क्या बनती है? फॉर एग्जाम्पल 5 लोग थे, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। 5 लोग जा रहे थे कार में, 5 की क्या हो गई? डेथ हो गई ड्यू टू एक्सीडेंट। क्या कंपनी चलती रहेगी या कंपनी भी खत्म हो जाएगी मेंबर्स के साथ? अब रुको, ये जब क्वेश्चन आता है, अरे यार ये तो क्या आ गई? केस स्टडी आ गई। पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। अब लिखें कैसे? सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? कहां से आई है ये केस स्टडी? फीचर्स में से आई है। कौन से फीचर से? परपेचुअल सक्सेशन से। क्या कहता है परपेचुअल सक्सेशन? मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। किसी मेंबर के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े प्रोसेस से बनी है। मैम ये सब आता है हमें, कैसे लिखें? ये केस स्टडी आ गई, अब इसको लिखें कैसे? दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। फर्स्ट टेस्ट में आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग। जो अभी हम लेंगे उसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगी कि आंसर्स लिखने कैसे हैं, अपने आप लिखो उन्हें। ठीक है, कि क्या तुम लिखते हो? मंडे को दिन वी विल डिस्कस कि इन आंसर्स को ऐसे लिखना था, तब जाके पता चलेगा अरे यार मैंने तो ऐसा आंसर लिख दिया। अपनी गलती जब तक सामने नहीं आएगी इंप्रूव नहीं होगे। मैंने पहले ही स्पून फीडिंग कर ली, ऐसे ऐसे आंसर लिखना नहीं। पहले तुम्हारा माइंड क्या कहता है कि मुझे ऐसा लिखना चाहिए, वो चीज देखनी है। आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न कि मैम लिखना कैसे है। आंसर शीट्स आई विल गिव यू दिस टाइम, और उसमें आगे ही व्हेन आई एम चेकिंग जो भी बच्चे की प्रॉब्लम मुझे लग रही है मैं उसमें इंप्रूवमेंट में लिखूंगी कि आपको अंडरलाइन करनी है, आपको लाइंस छोड़नी है, आपको क्वेश्चन अलग पेज से शुरू करना है। सो आई विल गाइड यू इन दैट। आप उसमें क्या बताओगे? लॉ ये कहता है, केस में ये हुआ, कंक्लूजन ये हुआ, ये सब अभी धीरे धीरे जब पेपर देंगे। सो केस स्टडी आना बहुत अच्छी बात है। हम कहते हैं केस स्टडी ना आए, बस केस स्टडी आना बहुत अच्छी बात है। रीजन, हमें आधा आंसर तो क्वेश्चन से ही मिल जाता है। जो माइंड में हमारे सारे फीचर्स हैं वो नहीं लिखने पड़ेंगे, आधा आंसर तो कहाँ है? क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, वही हमें लिखना है। बस हमारे पास कुछ 4 मार्क्स का प्रोविजन ढूंढना है कि कहाँ से लिखें, वो लिख के हमें अपना कंक्लूजन देना है। सो क्वेश्चंस के बारे में वरी नहीं करना। इतनी अमाउंट की केस स्टडीज हमारे क्वेश्चन बैंक में डली हुई हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन में केस स्टडी भी है। जैसे ही चैप्टर 1 कंप्लीट होगा मैं उसके क्वेश्चंस दूंगी एंड देन वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करना। तो क्या ये सारे पॉइंट्स, बेसिक चीज क्लियर हुई? हम पढ़ क्या रहे हैं? कंपनी लॉ या कंपनीज एक्ट? हमें क्या करना है? कंपनी लॉ। ठीक है, उसमें हमारे पास 3 चीजें हैं। एक तो हम बेसिक एक्ट पढ़ेंगे, दैट इज कंपनीज एक्ट। देन रूल्स क्यों बनाए गए, रूल्स क्यों बनाए गए, जिससे एक्ट में अगर कुछ नहीं बताया तो उसको और एक्सप्लेन करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए। और उसके बाद साथ में हमें और क्या पढ़ना है? केस लॉज पढ़ने हैं। 3 लोग बताए थे मैंने तुम्हें, लॉ मेकर,
लॉ एग्जीक्यूटर और लॉ इंटरप्रेटर, जो बनाता है, जो चलाता है और जो सुलझाता है। तीन कौन कौन? जो बनाता है, जो चलाता है और जो सुलझाता है। ठीक है, ये तीन लोग आएंगे लॉ में। देन वी गेव अ थॉट टू द पॉइंट कि कंपनी क्यों रिक्वायर्ड है, कंपनी क्या होती है, फीचर्स क्या है, वी नो इट। देन वी गेव अ थॉट कि कंपनी क्यों, एक सिंगल पर्सन है तो वो तो सोल प्रोप्राइटरी में भी काम कर सकता है। ठीक है, एक दो लोग हैं वो पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं, बट वाई कंपनी, कंपनी बनाने का क्या एडवांटेज है और कंपनी बनाने के क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, सो क्या ये फीचर्स क्लियर हो गए एकदम? डन विद द फीचर्स। अब एक बार जरा बुक में देखते हैं स्टार्टिंग में। अच्छा, ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, सारे के सारे सेक्शंस लाइन वाइज आई हैव गिवन यू। सबसे पहले लिस्ट ऑफ सेक्शंस एंड आपका होना चाहिए धीरे धीरे। अभी हमें कौन सा सेक्शन थोड़ा थोड़ा आता है? 7 आता है। थोड़ा थोड़ा कौन सा आता है? मेमोरेंडम। थोड़ा थोड़ा 5 आर्टिकल्स, थोड़ा थोड़ा। और सेक्शन नंबर 3 हमें क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। एक लाइन का सेक्शन है फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। जरा चलते हैं, इसको देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी को। फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी हमारा सेक्शन नंबर 3, चैप्टर नंबर 2, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन नंबर कहां से कहां तक है इस पर्टिकुलर चैप्टर में? 3 to 22। लर्निंग इजी करने के लिए, किसी से भी बात करने के लिए इस तरीके से किया है। कैसे किया है? हमारे कंपनीज एक्ट में टोटल सेक्शंस कितने हैं? 4। हमें कितने करने हैं? 148। ठीक है, हमारे पास टोटल चैप्टर्स कितने हैं कंपनीज एक्ट में? 29। हमें इंटर लेवल पे कितने करने हैं? 10। ठीक है, तो चैप्टर 1 से चैप्टर 10 ही है हमारे पास यहाँ पे। जैसा कंपनीज एक्ट कहता है ना, उसी तरीके से हमने अपने चैप्टर्स बनाए हुए हैं कि चैप्टर 2 में क्या है? इनकॉर्पोरेशन। कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक? 3 to 22। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 3 क्या कहता है? कंपनी क्या है? कंपनी इज अ, अगर हम इज अ ना पढ़ें तो क्या रेड से हमें समझ आ रहा है? कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन और लॉफुल पर्सन। पर्सन्स जो क्या करते हैं? इनिशिएट करते हैं प्रमोशन, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रमोटर्स कहा जाता है। वो एसोसिएटेड होते हैं किससे? प्रिपरेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, ड्रॉइंग अप ऑफ मेमोरेंडम, असिस्टिंग उसकी रजिस्ट्रेशन। लेकिन पर्सन्स जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में आते हैं वो प्रमोटर्स नहीं कहलाए जाते। सिर्फ रेड भी पढ़ोगे सो आपको सारा का सारा पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर हुई? बुक्स के साथ हमेशा वो लेमन वाला हाइलाइटर रखो। कोई ऐसा एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है जो एमसीक्यू में आ सकता है, कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है जो हमने नोट्स में नहीं लिखा, तो उसे साथ की साथ हम क्या कर लेंगे? हाईलाइट कर लेंगे। घर पे जाके ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे ऊपर कुछ चीज प्रेशर में आ रही है। सेक्शन 3 सिर्फ और सिर्फ ये बात कहता है कि जब आप कंपनी बनाओ ना, तो जो कंपनी की बेसिक फॉर्मेलिटीज हैं, जैसे प्राइवेट बनाने के लिए 2 लोग, पब्लिक बनाने के लिए 7 लोग, वो मिला लेना। ठीक है, आरओसी के पास जाना, क्या आरओसी के पास ये कह के जा सकते हो कि हमें स्मगलिंग करनी है, हमें आप एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दो, हमें AK-47 यहाँ से वहाँ पहुँचानी है और इसका बिजनेस करना है। माइंड में बहुत अच्छा बिजनेस आया है, AK-47 यहाँ बनाएंगे और उसे एक्सपोर्ट करेंगे, हमें इसका सर्टिफिकेट दे दो। क्या ऐसी चीज पॉसिबल है? ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए क्या कहा गया सेक्शन 3 में, जब भी कंपनी को फॉर्म करो उसका पर्पस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। सेक्शन 3 सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है? कंपनी की फॉर्मेशन। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ना कुछ राइटिंग वाली चीज आएगी। सबसे पहले क्या करना है? अब हमें इन चीजों को लिखना है। जो हमने चीज पढ़ ली, हमने क्या पढ़ा अभी तक? वाई कंपनी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नोबडी विल आस्क कंपनी क्यों बनाते हो, बट हमें पता है एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। लोग मिलके कहां जाते हैं? आरओसी के पास जाते हैं। आरओसी के पास जाके खुद को कहां इनकॉर्पोरेट कराते हैं? कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेट कराते हैं, और फिर हम एज अ कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पे क्या कर सकते हैं? हम काम कर सकते हैं। ठीक है, सो अपने जो भी रजिस्टर है, जहां पर भी हेडिंग डालो, सबसे पहले कंपनीज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बना लो फ्रंट पेज पे
You should be clear कि हमारे पास क्या चीज है, क्या सिलेबस है, क्या क्या करना है, ये सब ने बनाना है. देन वी विल राइट कंपनी एंड इट्स फीचर्स. लिखना है. किसी के भी हाथ में ऐसा ना हो कि फोटो खींच रही है बाद में लिख लेंगे, नहीं, राइटिंग की प्रैक्टिस साथ साथ. फटाफट लिखो इसे. Cannot be termed as promoter. अभी promoters के बारे में करेंगे. क्या कहा गया है? Let's say ये 7 लोग काम कर रहे थे. प्रमोटर कौन होता है? जो कंपनी की बनने में हेल्प करता है. अभी प्रमोटर का पूरा एक टॉपिक आएगा जो कंपनी की बनने में हेल्प कर रहा है. ठीक है. अब ये 7 लोग थे ना, यहाँ पे 7 people थे. Who were the 7 people? सोनू, मोनू, अंश, वंश, मिक्की, चिक्की एंड बॉबी. ये 7 लोग थे. इन 7 को हमने क्या कहा? ये 7 कौन है? कंपनी बनाने में हेल्प कर रहे हैं, प्रमोटर्स हैं. क्या इनकी हेल्प और भी कोई कर रहा था? कौन कर रहा था? सुंदरी कर रही थी. लेकिन सुंदरी ने क्या कहा था? मैं सब कुछ बताऊंगी तुम्हें, लेकिन मैं उस बताने के लिए तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन साथ साथ मेरी प्रोफेशनल फीस है 1 लाख रुपीस. मैं तुम्हें हेल्प करूंगी और तुम्हारी कंपनी बनवाऊंगी, लेकिन मेरी प्रोफेशनल फीस कितनी रहेगी? 1 लाख रुपीस. तो क्या सुंदरी एक प्रमोटर है या प्रमोटर नहीं है? प्रमोटर है या नहीं है? वो भी तो कंपनी की बनने में हेल्प कर रही है. और मैं क्या कहती हूं? जो कंपनी बनने में हेल्प करे वो प्रमोटर है. नहीं है. वाई? क्योंकि उसका मन नहीं है, कंपनी नहीं बन रही, वो हेल्प कर रही है कंपनी को बनाने में, लेकिन अपने प्रोफेशनल चार्जेस लेके वो वहां से हट जाएगी. सो कोई भी अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में आ रहा है, तुम्हारी मदद कर रहा है कंपनी को बनाने में, अपने पैसे ले रहा है और चला जा रहा है, तो वो प्रमोटर नहीं है. प्रमोटर वो जिसने अच्छे मन से कंपनी को बनाने में कोई पैसे बिना लिए काम किया हो, वो प्रमोटर्स होते हैं. जो आया, तुम्हें एक कंसल्टेंसी दी और चला गया पैसे लेके, वो प्रमोटर नहीं है. पॉइंट, क्या उसने हेल्प किया कंपनी बनने में? यस, बट इन विच कैपेसिटी? इन प्रोफेशनल कैपेसिटी. सो क्या वो तुम्हारी कंपनी का प्रमोटर हुआ? नहीं हुआ. ठीक है. अभी प्रमोटर का टॉपिक आएगा, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे हमारे. ठीक है. डन विद दिस. वी आर स्टार्टिंग विद दिस एंड वॉल्यूम 1. ठीक है. आफ्टर दिस कुछ इजी चीजें जो लिखनी है वो लिखना स्टार्ट करते हैं. हटा दो इसे. ठीक है. जो हमें स्टार्ट करना है, हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? अपने कंपनीज एक्ट 2013. इसको लिखने साथ ही कुछ चीजें आई. अभी तो चलो मैंने सारा किस में लिख दिया? कैपिटल्स में लिख दिया. बट अगर हम नॉर्मल लिखते हैं तो हम किस तरीके से लिखते हैं? द कंपनीज एक्ट 2013. थोड़ी सी चर्चा अगर इस पे करें तो ध्यान देना कि ये जो द का टी है, ये जो कंपनी का सी है, ये जो एक्ट का ए है, ये कैपिटल है.
हर एक्ट में आपको ऐसा ही करना है। जो फर्स्ट वर्ड्स होते हैं एक्ट के वो हमेशा कैपिटल्स में आते हैं। यू कैन नेवर राइट द कंपनीज एक्ट। ये एक्ट आपका नहीं सही है। इस एक्ट का क्या मतलब होता है? कुछ करना। हम कहते हैं डोंट डू दिस एक्ट, ये काम मत करो। तो ये कभी भी स्मॉल ए यहां पर हमें नहीं लगाना है। क्लियर हुई? ये 2013, इसका क्या मतलब है जी 2013 का? इस पर्टिकुलर ईयर में लोकसभा में ये बिल पास हुआ होगा। इस पर्टिकुलर ईयर में प्रेसिडेंट ने क्या दी होगी? अपनी असेंट दी होगी। और ये क्या हुआ होगा? कंपनीज बिल किस में कन्वर्ट हुआ होगा? हमारा कंपनीज एक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा। ठीक है, सो इसके साथ साथ कंपनीज एक्ट में हम यहां पर लिख लो, हमें पढ़ना क्या है? कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में वी हैव 3 थिंग्स विद अस। व्हाट आर दोस 3 थिंग्स? कंपनीज एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉज। तीनों चीजें करेंगे तब जाके हमारे पास ये 60 मार्क्स आएंगे। और हम कितने मार्क्स एम कर रहे हैं? अबव, मिनिमम अबव 100 नहीं, मिनिमम अबव 60 मार्क्स। ठीक है, इट इज नॉट, हम ये नहीं कहते कि 100 आउट ऑफ 100 आए, एक हाइपोथेटिकल नहीं करते, थ्योरी पेपर है, बट 60 अबव इज नॉट हाइपोथेसिस, ये आएगा ही आएगा आपका। अगर आपने हल्की सी भी मेहनत करनी ना लॉ में और रिवीजन कर लिया, दिस इज वेरी इजी। और थोड़ी भी मेहनत ज्यादा की तो 75 प्लस मार्क्स से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर जिस तरीके से लिखे हम क्लास में उस तरीके से आप लिखते गए। यहां पर लिखो पार्लियामेंट, ये बेसिक बातें हैं बट यू शुड नो देम। पार्लियामेंट आया हमारे पास, उसके बाद रूल्स में कौन आया हमारे पास? सेंट्रल गवर्नमेंट। और आगे हमारे पास यहां पर कौन आया? कोर्ट्स आए। इसको हमने नाम दिया लॉ मेकर का, इनको हमने नाम दिया लॉ एग्जीक्यूटर का, और यहां पर हमने क्या नाम दिया? लॉ इंटरप्रेटर का। ये भी जरा लिखना, ये 3 वर्ड्स, इन पे थोड़ी सी बात करें। What are these? MCA, क्या कुछ पता है MCA के बारे में? MCA के बारे में, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आज की डेट में कंपनीज एक्ट का सारा काम ऑनलाइन कर दिया गया है। ठीक है, ऑनलाइन आप MCA की साइट पे जाओ, MCA.21 साइट खोलकर देखना कभी कभी। ठीक है, यूट्यूब सर्फ करने के अलावा ये खोलो MCA.21, वहां देखो कि कैसे कंपनीज की सारी चीजें चल रही हैं। तो दैट इज द साइट जो हेल्प कर रही है हमें ई-कॉमर्स बेसिस पे। सारी चीजें जो भी फॉर्म करना है, किसी डिपार्टमेंट में जाके कहीं लोगों के पास सबमिट नहीं करना, आप सिर्फ क्या करो, उसे अपलोड कर दो, MCA की साइट पे चला गया। बैक एंड पे बहुत सारे लोग इस साइट पे वर्क कर रहे होते हैं। सो दिस इज अ साइट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सिमिलर तरीके से ये तो हो गई लॉ की साइट, एक और आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो किसकी है? इनकम टैक्स की। ठीक है, ये कौन है? ये तो ऑब्वियसली, ये बताओ ध्यान से, ROC लॉ मेकर है, लॉ एग्जीक्यूटर है या लॉ इंटरप्रेटर है? लॉ एग्जीक्यूटर है। वाई? क्योंकि वो लॉ को सही तरीके से चलाने में हेल्प कर रहे हैं। ROC इज नॉट मेकिंग द लॉ, और ROC प्रॉब्लम्स को सुलझा भी नहीं रहा। ठीक है, ये कौन है? सेबी, सुना है कभी? सेबी क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी का इन्वॉल्वमेंट, इसका एक अपना अलग एक्ट है। सेबी की इन्वॉल्वमेंट अभी तुम्हारे लिए बहुत बाद की बात है। सिर्फ लिस्टेड कंपनीज जो होती हैं ना, उन्हें सेबी को फॉलो करना होता है।
ठीक है। सो अभी पता ही नहीं है लिस्टेड कंपनी क्या होती है, तो वो बाद में करते हैं। सिर्फ यहाँ पर ये भी क्या देखती हैं कि जो भी लॉ बनाया है वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। सिंपल। तो क्या ये सारी चीजें समझ आई? दिस इज द कोर बेस। आप किसी से भी काउंटर पार्ट से जाके पूछोगे अपने कि क्या आपको ये सारी बातें पता हैं, जो कहीं और पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक लेवल का हमें डिफरेंस क्रिएट करना है। बुक में मैंने ये भी नहीं बताया तुम्हें, हमारी बुक का नाम क्या है? क्या तुमने देखा है ऊपर नाम क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? दिस इज सेक्शंस प्ले। ठीक है, तो सेक्शंस प्ले का क्या मतलब है? वी हैव टू play with the sections. How we will play with the sections? different तरीके से हमें ROC तक जाना है. What I have formulated, ROC तक जाना है. We will go to ROC on different vehicles. Till ROC we have to reach. और हमें हर सेक्शन का ये भी पता होगा कि वो किस व्हीकल के किस टायर में फिट हुआ है हमारा सेक्शंस. We will play in such a manner. मैम अच्छा 96 तो वहां था, एनुअल जनरल मीटिंग वहां थी, उसमें ये बातें कही गई थी. बुक जो होगी ना 300 to 350 पेजेस की है. एंड के टाइम में इट इज नॉट पॉसिबल कि हम पूरी बुक लेके बैठे रहे. मैंने इस बुक से सारे क्वेश्चंस क्यों हटा दिए हैं, जिससे एंड जब होता है ना तब आपको क्वेश्चन बैंक नहीं खोलना. क्वेश्चन बैंक तो साथ साथ हो जाएगा, वो घर पे छोड़ के जाना है जब पेपर हॉल में जा रहे हो. आपको अपने साथ ना ही तो आप वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 कैरी कर सकते क्योंकि मोटी बुक्स हो जाएंगी. इन सबको समराइज करके 20 पेजेस में सारा लॉ आई विल गिव यू, जो सिर्फ 20 पेजेस में होगा. कि वॉल्यूम 1 पढ़ी हमने, वॉल्यूम 1 से हमने सारा कंटेंट ले लिया, लेकिन अब उसके इज एम द फालतू की चीजें सारी हटा के जो क्रिस्प लॉ है दैट आई विल गिव यू आफ्टर ईच चैप्टर. कि ये सेक्शंस हो गए, इस सेक्शन का ये रहा एक पेज, एक इधर का और एक इधर का. आसानी से क्या कर पाओ, इसे रिवाइज करो और वो फोटोकॉपी हर जगह लगी होनी चाहिए. वी विल हैव टू गो मैड, लाइक वी हैव टू प्ले कि हाँ सेक्शन 1 यहाँ है, सेक्शन 3 वहां है, सेक्शन 7 यहां है, हर चैप्टर. और याद रखना, ये मत सोचना आज तो इजी कराया था, आज का रिवीजन कल कर लूंगा. एक चीज जरूरी है, दैट इज कंसिस्टेंसी. इफ वी आर डूइंग, आज तो बहुत इजी किया हमने, क्या किया, कंपनी किया, उसके फीचर्स किए, तो हमने बहुत बार किए हुए हैं. घर जाके बुक में से देखना है कि हमने क्या क्या किया है, उसको रीड करना है. मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग 5 पेजेस अ डे. That's it. और कुछ नहीं करना. 5 पेजेस इन अ डे जो सेक्शंस हमने कवर किए हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना. बाद में जाके पता है मैम ने इसमें से एक पेज निकाल के दे देना है, उसको हमें अच्छे से क्या करना है, बार बार रिपीटेड रिवीजन करना है. अगर जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं रैंक लानी है, या फिर जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं जिन्हें 80 से अबव लाने हैं, यू नीड टू रिवाइज एटलीस्ट 10 टाइम्स. क्या तुम्हारे पास पॉसिबल है कि 400 पेजेस को 10 बार रिवाइज कर पाओ? नहीं, टाइम कम होता है. 10 बार रिवीजन करके जानी है, तब जाके क्या होगा, 80 अबव मार्क्स आएंगे. रिपीटेड टू रिपीटेड रिवीजन्स होने चाहिए. और वो पॉसिबल कब है, जब चीजें हमारे पास एकदम शॉर्ट में है. स्मॉल कंपनी को लेके सिर्फ 2 पॉइंट्स दिखे, रिवाइज कर लिए. लिमिटेड कंपनी रिवाइज कर ली, अनलिमिटेड कंपनी रिवाइज कर ली. सो हमें इस तरीके से लेके आना है कि यस वी आर लिटरली डूइंग. ये चीज को यहां से बंद करके नहीं रखना है जब क्लास ले रहे हो, इसको खुला रखना है. तभी क्या हो पाएगा, तभी क्या हो पाएगा, सेक्शंस माइंड में जा पाएंगे. जब तक लोगे ही नहीं सेक्शंस, तो यहां पर इनको सर्कल में घुमाओगे कैसे. सो ओपन माइंड से पढ़ो. इफेक्टिव क्लास सिर्फ 1.5 घंटे की होगी. रीजन, पहले हम रिवीजन करेंगे, थोड़े टाइम हम लिखेंगे भी, तो कंसेप्ट कम जाता है, उसको अच्छे से लेना है. जो मैंने 4 सेक्शन करे हैं उन्हें अच्छे से समझ के लिख लेना है. ऐसा भी आएगा कि तुम्हें वो सेक्शन बुक में नहीं मिल रहा. नॉर्मल कुछ बातें भी होती हैं कंपनी के बारे में जो सेक्शंस में नहीं बताई आपने, तो वो मैं तुम्हें स्पाइरल में लिखवा दूंगी. हमने मॉड्यूल बेस रखते हुए जो बुक्स बनाई हैं, मॉड्यूल की ही फॉर्मेशन है. अब तुम्हारे 30 मार्क्स के MCQ भी आ गए हैं, पता है. MCQ भी अलग बुकलेट के फॉर्म में, दे आर वेरी इजी. सबसे अच्छी बात क्या कर दी, MCQ दे दिए. ना तो कोई नेगेटिव मार्किंग रखी, आता है तो ठीक, नहीं आता तो जय माता दी. वो भी क्या पता क्या हो जाए, ठीक हो जाए. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ नहीं लिखना. कंसेप्चुअली क्लियर हो तो आंसर आ ही जाएगा वहां पे. सो 30 मार्क्स तो ये मान के चलो वो फ्री के मार्क्स हैं. बुक की एक एक लाइन जिसने पढ़ी हुई है उसके 30 में से 30 आएंगे. रीजन, वो क्वेश्चन कहां से पूछेंगे, स्टडी मटेरियल से. ये बुक्स कहां से बनाई गई हैं, स्टडी मटेरियल से. कोई भी लाइन स्किप्ड नहीं है, सिर्फ उनमें ब्लू और रेड कर दिया है जिससे तुम इजीली उन्हें पढ़ पाओ. दैट्स इट. ठीक है, तो कुछ चीजें स्पाइरल में ऐसी मिलेंगी जो बुक में नहीं होंगी. इसका क्या मतलब है,
वो बुक में है नहीं, ऐसा नहीं है। उसका क्या मतलब है, कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो मुझे तुमसे शेयर करनी है, बट वो कोई सेक्शन नहीं बताता। बुक में सिर्फ सेक्शंस की बातें लिखी हुई हैं। जैसे ये बातें हैं, ये बुक में नहीं मिलेंगी, दिस इज द जनरल थिंग। आगे बस एक लाइन में लिख लो, बिल, लोकसभा, 1-2 पेजेस सिर्फ जनरल बातों के, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट जी की असेंट के पास गया उनके असेंट लेने के लिए, एंड देन आवर बिल इज कन्वर्टेड इनटू एक्ट। Notify in official gazette. ये क्या होता है ऑफिशियल गैजेट, इसके बारे में भी, इट इज अ मैगजीन। किसकी, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को कुछ भी कहना है ना, वो मीडिया पे नहीं जाती डायरेक्ट कहने के लिए। वो क्या कहती है, वी हैव सम रेप्यूटेशन, सारा मीडिया में बताती है, कुछ भी बोलेगा। वो क्या करती है, अपनी मैगजीन जो उनकी ऑफिशियल गैजेट है उसमें नोटिफाई कर देती है। डिक्लेयर करने को हम क्या कहते हैं, उसमें वो नोटिफाई करती है। उसके बाद मीडिया क्या करती है, ऑफिशियल गैजेट से चीजों को पिक करती है और आप सब तक पहुंचाती है। आपके यहाँ फ्लैश हो रहा होता है टीवी पे, संविधान में आज ये बिल क्या हो गया, पास हो गया। क्या डायरेक्टली आके लोकसभा ने बताया है कि हमने बिल पास कर दिया? नहीं, उन्होंने क्या करा, ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर कर दिया। वहां से किसने पिक कर लिया, मीडिया वालों ने पिक कर लिया। सो ये प्रोसेस रहता है हमारा, ठीक है, ये डन। अब चलते हैं अपनी कंपनी के फीचर्स पे। फीचर्स ऑफ द कंपनी। उससे पहले सेक्शन 2 में क्या है कंपनीज एक्ट के, सारी की सारी डेफिनेशंस हैं। सेक्शन 2 इज डीलिंग विद, रुको अभी, सेक्शन 2 इज डीलिंग ओनली विद व्हाट, ओनली विद डेफिनेशंस, जिसमें थ्रू आउट द कंपनीज एक्ट किसी भी चीज की अगर डिफाइन करना है किसी को, मैं आपसे कोई डेफिनेशन पूछती हूँ, आपको जाके कहां पर रेफर करना है, वो सेक्शन 2 में। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे सेक्शन 2 सबसेक्शन 3, ऑल्टर का क्या मतलब होता है, ये भी कहां बता दिया, कंपनीज एक्ट में बता दिया। एपेलेट ट्रिब्यूनल का क्या मतलब होता है, आर्टिकल्स का क्या मतलब होता है, एसोसिएट कंपनी का क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें कहां पर बताई गई हैं हमारी, कहां पर बता दी हैं इन्होंने, सेक्शन नंबर 2 में बता दी हैं। सेक्शन नंबर 2 में और भी अकाउंट, ये देखो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, सेक्शन 2 में टोटल हमारे पास अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो वी हैव इन टोटल 94A तक हमारे पास डेफिनेशंस हैं। क्या ये डेफिनेशंस लर्न करनी है, नहीं करनी, यू शुड नो कि इस पर्टिकुलर बात का क्या मतलब है। जो लर्निंग की होंगी वो आगे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं आ जाएंगी। एक रीडिंग लेके सेक्शन 2 इज कंप्लीट, ठीक है। सेक्शन 1 क्या कहता है, What is section 1 dealing with? Section 1 short title, ये येलो इस पे दिख नहीं रहा है, short title, extent, commencement and application। कहाँ लगता है कंपनीज एक्ट, जब किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो ये तो पता होना चाहिए कि ये कंपनीज एक्ट है, ये कहाँ लगेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, कहाँ लगता था, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। यहां पर क्या कहा गया है, एक्सटेंड कितनी है, एक्सटेंड कहां है हमारी, होल ऑफ इंडिया पे है। एक सेल्स ऑफ गुड्स भी तुमने पढ़ा था जिसमें क्या कहा गया था कि अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कुछ और कहता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ और कहता है, डील हो रही है सेल में, तो आप किस एक्ट को फॉलो करते थे, सेल ऑफ गुड एक्ट को। रीजन क्या था, डील है सेल की, 2 एक्ट्स हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आप किसको फॉलो कर रहे हो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। वाई, पर्टिकुलरली सेल्स के लिए ही वो एक्ट बना हुआ है, इसलिए रेफर कर रहे हो। अब कंपनीज एक्ट बना हुआ है और साथ में और कौन से एक्ट हैं हमारे पास, बैंकिंग का अलग एक्ट है, इंश्योरेंस का
अलग एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का अलग एक्ट है, ठीक है। सो अब जो बैंकिंग कंपनीज होती होंगी उन पे तो 2 एक्ट लगेंगे, क्योंकि कंपनी है तो कौन सा, कंपनीज एक्ट, और बैंकिंग है तो बैंकिंग एक्ट। तो नॉर्मली क्या होता है, कंपनीज एक्ट भी वही बात कह रहा होता है और बैंकिंग एक्ट भी वही बात कह रहा होता है, जनरली सेम बातें कहते हैं। बट अगर कोई ऐसा पॉइंट आके खड़ा हो जाए जिसमें बैंकिंग एक्ट कुछ और कह रहा है और कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहा है, एंड यू आर अ बैंकिंग कंपनी, देन व्हाट विल यू फॉलो? व्हाई? बिकॉज इट इज स्पेसिफिक एक्ट। तो क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बताओ जरा कि बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज को कौन से एक्ट फॉलो करने होते हैं। तो सेक्शन 1 से भी क्वेश्चन पूछ लिया, जो लोग पढ़ते ही नहीं है कि उनके अपने पर्टिकुलर एक्ट्स भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर दोनों एक्ट्स लग रहे हैं और कोई इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, कोई कुछ कह रहा है और कोई कुछ कह रहा है, तो कौन सा एक्ट फॉलो कर लेना? स्पेसिफिक एक्ट को फॉलो कर लेना। ये हमारा क्या है, सेक्शन 1 कहता है। सेक्शन 1 किससे डील कर रहा है? हमारा टाइटल ऑफ द एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013। एप्लीकेबिलिटी इसकी जम्मू कश्मीर छोड़ता है या पूरे में है? पूरे में है, होल ऑफ इंडिया में है, ठीक है। उसके बाद अगर बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इनके पर्टिकुलर एक्ट्स कुछ और कहते हैं और कंपनीज एक्ट कुछ और कहता है, तो क्या फॉलो करना है? उन बेचारी कंपनीज को फंस गई, बैंकिंग कंपनी बोलने से उनके पास 2 एक्ट आ गए, बैंकिंग के भी और कंपनी का भी, तो वो किसको फॉलो करेंगी? बैंकिंग कंपनी, बिकॉज दैट इज द स्पेसिफिक एक्ट। सो वी आर डन विद व्हाट? Chapter 1 of Companies Act. We are done with what? Chapter 1 of Companies Act. जिसमें कौन से 2 सेक्शंस आए थे बस? सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 किससे डील कर रहा था? टाइटल, एप्लीकेबिलिटी, और कोई इनकंसिस्टेंसी आए तो कैसे अप्लाई होगा कंपनीज एक्ट, हो गया ये सेक्शन 1। सेक्शन 2 में कंपनीज एक्ट के क्या बताया गया है? डेफिनेशंस बताई गई हैं। धीरे धीरे, अभी हमें पूरा सेक्शन 2 नहीं पढ़ना, चलते जाएंगे सेक्शन 2 अपने आप ही क्या होता जाएगा? कवर होता जाएगा। सो आज कितना बड़ा काम कर लिया, क्या 10 चैप्टर में से एक चैप्टर जो डील कर रहा है कितने सेक्शन से, जो हमें पढ़ा भी नहीं है हमने, 2 सेक्शन से जो हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, दैट इज प्रिलिमिनरी, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर, चाहे 2 ही सेक्शन क्यों ना हो, कंप्लीट तो हुए। अब आगे हमारे पास आता है इसमें कौन सी चीज? सेक्शन नंबर 3। कहां से लेके कहां तक याद है कुछ? कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। सेक्शन नंबर 3 to 22। इसमें हमने डिस्कस किया किसके बारे में? कंपनी बनती है लॉफुल पर्पस के लिए। कंपनी बनती है 2 लोग चाहिए या 3 लोग चाहिए, जिसको हमने क्या कहा? सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। 4, 5 बस हमने हेडिंग करी। 4 सेक्शन 4 MOA, सेक्शन 5 कुछ सेक्शन 7 भी किया, कैसे कंपनी को क्या करोगे? इनकॉर्पोरेट करोगे। तो सेक्शन 1 टाइटल, सेक्शन 2 डेफिनेशन, सेक्शन 3 फॉर्मेशन, सेक्शन 4, 5 MOA और AOA, 6 अभी रुक गए हैं, ठीक है। 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो 6 सेक्शंस हमें याद हुए। एक बार और बताओ लिखने से पहले, फिर लिखते हैं। सेक्शन 1 टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। कितनी डेफिनेशंस हैं? 94A तक हमारे पास डेफिनेशंस हैं। क्या ये सारी लर्न होनी चाहिए? नहीं, सबको पढ़ना है, जो लर्निंग की होंगी वो आती रहेंगी। देन चैप्टर 1 ऑफ कंपनीज एक्ट इज कंप्लीट। अगर कोई तुमसे पूछता है कि हमारा सेक्शन 21 कहाँ है, और तुम्हारा ये रिप्लाई आता है कि इट इज इन चैप्टर 2 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो एक अलग लेवल है एज कंपेयर टू बच्चे को यही नहीं पता कि हमारा सेक्शन 21 है क्या, ठीक है। सो चैप्टर 1 ऑफ कंपनीज एक्ट इज कंप्लीट। वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर 2 which is dealing with incorporation of companies। उसमें कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 3, 4, 5, 7 ये हमने किए। 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को फॉर्म कैसे करोगे, या कंपनी कौन सी फॉर्म करोगे, कैसे करोगे तो कहां जाएगा?
7 में इनकॉर्पोरेशन कैसे करोगे? यहां सेक्शन 3 बताता है फॉर्म करने के लिए 2 लोग चाहिए, फॉर्म करने के लिए लॉफुल पर्पस चाहिए, फॉर्म करने के लिए आपको ये काम करने हैं। कहां चला जाएगा? सेक्शन नंबर इनकॉर्पोरेशन कहां चला जाएगा? सेक्शन नंबर 7, 4, 5 MOA और AOA आ गए। क्लियर हो गई ये बात? तो अब सेक्शन 2 पे बात आई थी, उसमें डेफिनेशन दी गई है कंपनी की, ठीक है? वो याद है सबको, पढ़ा हुआ है। कंपनी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 2013 या एनी अदर प्रीवियस एक्ट। 2013 में रजिस्टर हुए हो तो भी कंपनी हो, उससे पहले रजिस्टर हुए हो तो भी आप क्या हो? कंपनी हो। इससे हमें कुछ डिटेल मिलती नहीं कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में क्या बताया? कंपनी इज अ कंपनी। सो बहुत सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे जस्टिस जिन्हें एक पदवी मिली हुई है, उन्होंने क्या कहा? हम एक्सप्लेन करते हैं कि कंपनी क्या होती है। सो उन लोगों ने कहा, कोई कहता है कंपनी एक इनविजिबल पर्सन है, कोई कहता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई कहता है कंपनी के पास परपेचुअल सक्सेशन होती है। जो ये सारे फीचर्स आए हैं ना, ये कंपनी ने नहीं, ये एक्ट ने नहीं, ये हमें जस्टिस लोगों ने क्या किया है? समझाए हैं। सो हम सबसे पहले वही लिखेंगे कि कंपनी, हमें पता है कंपनीज एक्ट क्या कहता है, साथ साथ कुछ जस्टिस लोग भी कुछ बात कहते हैं, तो हम उसको लिखना क्या करेंगे? शुरू करेंगे। यहां पर देखो एक बार कौन क्या कह रहा है हमें। जस्टिस लिंडले ने क्या कहा? कंपनी क्या होती है? कंपनी इज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो क्या करते हैं? मनी कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं, और क्या करते हैं? शेयर्स ट्रांसफर करते हैं। जो उन्हें सही लगा उन्होंने वो बताया, हमें बस अब क्या करना है? उसे याद करना है। उन्होंने तो बता के चल दिए, छोड़ किस लिए गए? अब तुम इसे क्या करते रहो बैठ के। जस्टिस मार्शल ने कहा इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। कैसी होती है? इनविजिबल होती है। कैसी होती है? इनटेंजिबल होती है। कहां कहां एग्जिस्ट करती है? सिर्फ इन द आईज ऑफ लॉ एग्जिस्ट करती है। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ने क्या कहा? कंपनीज मीन्स अ company incorporated under this act or any other previous act। ठीक है, उसके बाद कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स आई जो हमने कैसे किया हुआ है? IAS PP CC LL MT। ठीक है, IAS PP CC LL MT, ये सारी एक साथ याद रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अच्छे से सारी अलग अलग भी क्या है समझ आती हैं हमें, लेकिन फिर भी हमने इसको याद करने के लिए भी इसको एक सम में डाल लिया है। सो ये सारा लिखना है हमें, और उसके बाद आज नहीं नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद सैलोमन का केस, सेपरेट लीगल एंटिटी एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है, हमने किया हुआ है फाउंडेशन में, सारी बातें हमें पता हैं, बट उसे बस एक रीकैप लेते हुए 4-5 क्लासेस तक यू विल फील दैट वी नो लॉ। उसके बाद जैसे ही सेक्शन, बिकॉज फाउंडेशन लेवल पे चैप्टर 1 तुम्हें कराया, कौन सा था? प्रिलिमिनरी, जिसमें कौन से सेक्शंस थे? 1 एंड सेक्शन 2। तुम्हें चैप्टर 2 कराया इनकॉर्पोरेशन, लेकिन उसके बाद प्रोस्पेक्टस, शेयर्स, डिबेंचर्स वहां नहीं लेके गए। सो इनकॉर्पोरेशन के कुछ सेक्शंस यू विल बी नोइंग, बस हमें क्या करना है? उनका अपने पास नोट्स बना लेने हैं। तो ये आप यहां पर हेडिंग डालो, चैप्टर 2 आएगा हमारे पास, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, बिकॉज चैप्टर नंबर 1 इज डीलिंग विद व्हाट? चैप्टर 1 किससे डील कर रहा है हमारा? सिर्फ सेक्शन 1 और 2 से। तो कंपनी क्या होती है वो लिखना है, देन कंपनी के फीचर्स लिखने हैं। चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन। उसमें ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है कंपनी के बारे में, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी।
बच्चा एफ गुजदार वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। मकौरा थोड़ा सा डिस्कस किया है, बाकी ये केस लॉज वी विल डिस्कस टुमारो। ठीक है, डन। तो जरा बताओ आज क्या क्या किया। अब बाकी का आगे का राइटिंग कल करवाऊंगी, जो एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस हैं। आज सबसे पहले हमने बेसिक कुछ चीज क्रिएट की, दैट इज लॉ मेकर, लॉ एग्जीक्यूटर एंड लॉ इंटरप्रेटर। कंपनी लॉ में क्या क्या पढ़ना है हमें। अब जब रिवीजन है एंड में और रिवीजन है स्टार्टिंग में, तो सिर्फ मैंने नहीं बोलना, सबने बोलना है और थोड़ा तेज बोलना है, क्योंकि पता है अब 2 घंटे हो गए हैं, अब सबका थोड़ा जो क्या था एक हाई थी वो थोड़ा पढ़ पढ़ के डाउन हो गया, सो दोबारा उसे एनर्जाइज करने के लिए कंपनी लॉ में क्या क्या पढ़ा। एक्ट, रूल्स एंड केस लॉज। लॉ मेकर कौन होता है, पार्लियामेंट बोलना है। लॉ एग्जीक्यूटर कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लॉ इंटरप्रेटर कौन होता है, कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बेसिक क्रिएट किया अपनी कंपनी को। व्हाई वी नीड अ कंपनी, सोल प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप से काम नहीं चल रहा था, तो हमने इंट्रोडक्शन लेके आए किसका, कंपनी का। कंपनी कैसे बनेगी हमें किसने बताया, मिस सुंदरी ने बताया कि कैसे कैसे कंपनी बनानी है। सोनू की कौन सी कंपनी आज हमने बनाई, श्रीजी गारमेंट्स लिमिटेड। हमने क्या क्या किया था उसमें, पहले 7 लोगों को इकट्ठा किया, सारे इकट्ठे हुए थे, कहां गए थे हम, आरओसी। आरओसी के पास जाके क्या कराया, नेम अवेलेबिलिटी। नेम अवेलेबल हो गया, रिजर्व है वो, रिजर्व कितने दिन के लिए है, 20 डेज तक के लिए। वापस आए, क्या बनाया, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स किसके पास सबमिट किए, आरओसी। आरओसी को सब कुछ सही लगा तो उसने किस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया, 14 फरवरी को उसने हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया। जिस दिन हमें सर्टिफिकेट मिला, हमने ये पूरा प्रोसेस सेक्शन 7 में किया था, कल करेंगे। जब सर्टिफिकेट मिल जाता है ना, तो उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही तो ये सारे फीचर्स जो लिखे हैं वो आएंगे। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसपे कल डिस्कस करेंगे सेक्शन 9 को। हमने कंपनी को फॉर्म किया, कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, और ये सारे फीचर्स हमने क्या कर दिए, कंपनी में पोर कर दिए। क्या यहाँ पर कुछ जस्टिस लोगों ने भी अपनी बातें कही, यस। क्या कंपनीज एक्ट ने भी कुछ कहा, यस। कंपनीज एक्ट का चैप्टर 1 deals with section 1 and section 2. Section 1 is title, commencement and applicability. कहां पर लगता है कंपनीज एक्ट, सारे इंडिया पर लगता है। अगर कोई और कंपनीज हैं जिन पे कोई और एक्ट्स भी लग रहे हैं, तो वो बेचारी कंपनीज कौन सा एक्ट फॉलो करेंगी, जो भी स्पेसिफिक एक्ट होगा उसको फॉलो करेंगी। सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या बताता है, सारी की सारी डेफिनेशंस कहां आ जाती हैं, सेक्शन नंबर 2 में आ जाती हैं। 3, 4, 5, 7। 3 फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, 4 MOA, 5, 7, 9
इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। सो वी हैव स्टार्टेड विद द प्ले। धीरे धीरे जब 3 से 22 तक सारे सेक्शंस हो जाएंगे ना, देन यू विल रियलाइज यार हमारे 22 सेक्शंस हो भी गए और हमें सारे 1 बाय 1 क्या हैं, याद हैं। सेक्शन याद ऊपर की हेडिंग से कुछ काम नहीं बनेगा। सेक्शन याद है, उसके बाद जो उसका इंटरनल कंटेंट है उसको भी मिलेगा 2 पेज में, 2 पेजेस में मिलेगा हमें सेक्शन 3 का कंटेंट, लेकिन हम उसे 5 लाइन में कन्वर्ट कर देंगे जस्ट क्योंकि हमें उसे रिवाइज करना है। 2 पेजेस एंड मोमेंट पे रिवाइज नहीं हो सकते, हमें क्या करना है, छोटा कर करके आंसर क्या पेपर में भी छोटे लिख के आने हैं, नहीं, लेकिन अपनी लर्निंग के लिए क्या करना है, उसकी समरी बनानी है, ठीक है। तो मिलते हैं कल। टिल देन आज अगर आरओसी के बारे में पूछना हो तो सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब पे, आई विल गिव यू दैट। और कल सबसे पहले रिवीजन करेंगे इन सारे सेक्शंस का। बुक पढ़ लेना, ठीक है, कलेक्ट योर बुक्स और बुक्स पढ़ लेना कि जो भी हमने किया है हम उसके बारे में थोड़ा आइडिया ले लें, ठीक है। कल मिलते हैं सेम टाइम, हाँ सेम जगह भी मिलेंगे, ठीक है।